आज दिन रात जगना पड़ता है। ये नहीं कि कल पढ़ेंगे, ये कल कभी नहीं आता है, काल आता है। देयर इज नो पास्ट एंड नो फ्यूचर, ओनली वन थिंग इज प्रेजेंट। ना कोई पास्ट होता है और ना पास्ट क्या है, वो बीती हुई यादें हैं आपके साथ। फ्यूचर क्या है, उसको भी हरा दिया। क्यों? क्योंकि अंदर जलन था, अंदर आग था। हम आपसे यही बोल रहे हैं दोस्त, आप अपने अंदर आग पैदा कीजिए, आप अपने अंदर जलन पैदा कीजिए। और देख, अब ताप ज़्यादा देना होगा जब अणु ज़्यादा मजबूती से बंधा होगा। अब अणु मजबूती से क्यों बंधा है? क्योंकि NH3 में हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है। क्यों? तब इसमें आज मजबूती से बंधा है तो इसको तोड़ने में भी तो ज़्यादा ताप चाहिए। तो टूटेगा तभी ना द्रव से गैस में बदलेगा, तो द्रव से गैस में बदलेगा तो क्वथनांक ज़्यादा होगा। तो हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे कि NH3 में हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है। सर बोले कि ये हाइड्रोजन आबंध क्या है? आप सभी लोगों का स्वागत है आशीष पब्लिकेशन के इस वन शॉट सीरीज में। आज जो हम लोग पी ब्लॉक चैप्टर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं और कहते हैं कि इससे सवाल बहुत ज्यादा आता है, चाहे वो आप लोगों का 2 नंबर का बात हो या फिर 5 नंबर का। कभी कभी 5 नंबर में 2 नंबर का मिलाकर आपको अटैच करके पूछता है, यानी 2 नंबर का पूरा बौछार हो जाता है। और हम आपको कराएंगे इस वीडियो को, यदि आप लोग कंप्लीट करते हैं तो आपको अंत तक आप लोगों का 30 से 40 आप लोग का 2 नंबर का सवाल तैयार होगा, जो बेहतरीन होगा, जो समझदारी से भरा होगा और इतना आसान होगा कि आप लोग देखते जाएंगे और याद होता जाएगा। सच्ची, लेकिन हाँ, ये हमारे बदौलत नहीं है, ये आपके बदौलत है। आप यदि लगातार चीजों को कंसंट्रेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे, तो हम सब कुछ समझा सकते हैं, आपको एकदम जीरो लेवल से लेकर जाएंगे। और ये दोस्त परीक्षा के दौर में आपके लिए इंपॉर्टेंट है कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है दोस्त, आज दिन रात जगना पड़ता है। ये नहीं कि कल पढ़ेंगे, ये कल कभी नहीं आता है, काल आता है। देयर इज नो पास्ट एंड नो फ्यूचर, ओनली वन थिंग इज प्रेजेंट। ना कोई पास्ट होता है और ना पास्ट क्या है, वो बीती हुई यादें हैं आपके साथ। फ्यूचर क्या है, वो बहुत सारी इच्छाएं हैं। ओनली वन थिंग इज प्रेजेंट, हमेशा प्रेजेंट ही रहता है। ना कभी पास्ट आता है और ना कभी पास्ट जाता है और ना कभी फ्यूचर कभी आता है। ये भ्रम है केवल इंसान का। बोले कि अच्छा, एक आपको कहानी के साथ इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। कहानी ये था कि एक गांव में जो था रेस था, एक पंचायत में एक रेस था, घोड़ा का रेस था। तो क्या था कि भैया एक गांव में घोड़ा नहीं था, तो घोड़ा नहीं था तो बोला, पंचायत का जो मुखिया बोला कि क्या करते हैं कि भैया गांव प्रतिष्ठा का, गांव का इज्जत का सवाल है, भैया गधा को तैयार करो जो घोड़ा जैसे दिखता होगा। अब वो जब गए गधा के पास, तो जब गए तो कहानी है, कहानी का मोटिव समझिएगा। तो गधा को बोला कि भैया तुमको घोड़ा के बीच दौड़ना है, तुमको घोड़ा के बीच दौड़ना है। तो बोले कि नहीं, हम नहीं दौड़ेंगे। यार जान लोगे क्या, 7-7 फीट का 8-8 फीट का होता है, चाप के मुंह आइए देगा। बोले कि अच्छा। बोले कि तो फिर कहते हैं कि सरपंच उसको बहुत बार मोटिवेट किया कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। और किसी को 10 बार बोलिएगा तुम कर सकते हो, तो गधा के अंदर भी जवाब आता है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और पता है क्या हुआ, उसको ले गया रेसिंग लाइन पर, और रेस स्टार्ट होने के महज 2 सेकंड पहले वो सरपंच ने कुछ ऐसा किया कि ये मत पूछिएगा कि रिजल्ट क्या हुआ। बोले कि अच्छा क्या किया, उसने मरचाई का बुकनी ले जाकर गधा के पीछे झोंक दिया। अब ये मत पूछिएगा कि रिजल्ट क्या हुआ। वो गधा इतना तेज दौड़ा, इतना तेज दौड़ा कि भैया 2-3 दिन तक तो रुका ही नहीं। रिजल्ट तो छोड़िए, रिजल्ट तो जीत गया भैया। अरे देखिए, कोई गधा अपने चारों, अब उसके अगल बगल कोई 8 फीट का घोड़ा है, कोई 7 फीट का घोड़ा है, उसको भी हरा दिया। क्यों? क्योंकि अंदर जलन था, अंदर आग था। हम आपसे यही बोल रहे हैं दोस्त, आप अपने अंदर आग पैदा कीजिए, आप अपने अंदर जलन पैदा कीजिए और देखिए आप कितना ऊंचाई तक जाते हैं। वो कहते हैं ना रॉकेट, वो रॉकेट पूछता है हवाई जहाज से, हवाई जहाज रॉकेट से पूछता है कि भैया इतना तेज क्यों चलते हो। तो बोलता है प्यार से कि तुम्हारे भी अंदर यदि पीछे से आग लगा होता है ना, तो पता चलता है क्यों तेज चलते हैं। तेज चलने के पीछे वजह है कि कुछ लगा है भैया। और जिंदगी में जिसने कुछ पाने की तमन्ना है, वो उसके सामने बहुत कुछ खोने के लिए है। और यदि आप खोते हैं तो जिंदगी में वही आपको मिलेगा। कहते हैं कि प्रकृति आपको कभी देता नहीं है, प्रकृति लौटाता है जो कभी ना कभी इसको दिए हैं। तो आप इस मानसिकता के साथ यदि हार्ड वर्क करते हैं ना, तो जिंदगी में जरूर सफलता को हासिल कर लेंगे। आइए हम लोग ज्यादा लेक्चर नहीं देते और चीजों को सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं कि अब हम लोग को क्या स्टडी और क्या पढ़ाई है, समझिएगा। जैसे ये आप लोगों का पीरियोडिक टेबल है, अब पीरियोडिक टेबल में आप लोगों का पी ब्लॉक पढ़ना है। तो पहले हम लोग समझते हैं ये ब्लॉक का क्या लोचा है, ब्लॉक किसे कहते हैं। तो जो है ना, जबकि किसी का तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, जाके इस इलेक्ट्रॉन जाके इसमें जाके खत्म हो जाए,
तो बोले कि इलेक्ट्रॉन जाके एस में खत्म होता है उसको एस ब्लॉक का तत्व कहते हैं, जाके इलेक्ट्रॉन जाके पी उप कक्षा में खत्म हो जाए तो पी ब्लॉक का, जाके डी में खत्म हो जाए तो डी ब्लॉक का, जाके एफ में खत्म हो जाए तो एफ ब्लॉक का। बोले कि ये तो बात कंसेप्ट क्लियर हो गया कि एस पी डी एफ होता है। क्या आप बता सकते हैं और कुछ समझा सकते हैं क्या कहाँ पर है ये वाला? बोले कि हाँ देखिए, ये वाला जो दो वर्ग है ना, ये वाला, ये जो दोनों वर्ग है ये हमारा क्या होता है? एस ब्लॉक का तत्व होता है। ये जो हमारा ये एस ब्लॉक का तत्व होता है, ये एस ब्लॉक है, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक जो है ना वो डी ब्लॉक है, और ये वाला यहां से लेकर यहां तक जो है ना वो पी ब्लॉक है। बोले कि ठीक है, वो एस ब्लॉक दोनों है, ये डी ब्लॉक है और ये क्या है? पी ब्लॉक। और ये वाला जो है हमारा क्या है? एफ ब्लॉक है। बोले कि ठीक है, अब तो आप चीजों को सीख पाए हैं कि एस ब्लॉक हमारा पहला दूसरा हो गया और पी ब्लॉक 13 से लेकर कहां तक हो जाएगा? 18 तक। और आपका जो डी ब्लॉक हो जाएगा वो 3 से लेकर कहां तक हो जाएगा? 12 तक। बोले कि इट्स ओके, ये तो चीज हम समझ चुके हैं कि ये क्या हो गया। और एफ ब्लॉक जो है ना उसको पूरा आवर्त सारणी से छाटा गया है, पूरा आवर्त सारणी को बाहर निकाला गया है, ठीक है। और ये हमको बोलते हैं इसको पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, यानी आपका वर्ग की जो संख्या होता है, वर्ग किसे कहते हैं? ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। इसकी संख्या कितना होती है? 18 होती है। और जो आवर्त क्या होता है? इस क्षैतिज करतार को हम लोग आवर्त बोलते हैं, इसकी संख्या 7 होती है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। और हमारा पी ब्लॉक जो है ना वो 13 से लेकर 18 तक के तत्वों को रखा गया है। ये बेरॉन से स्टार्ट होता है इसलिए इसको बोलते हैं बेरॉन परिवार। ये कार्बन से स्टार्ट होता है, कार्बन परिवार। ये नाइट्रोजन से स्टार्ट होता है, नाइट्रोजन परिवार। ऑक्सीजन से स्टार्ट होता है, ऑक्सीजन परिवार। फ्लोरीन से स्टार्ट होता है, फ्लोरीन परिवार। ये हीलियम से स्टार्ट होता है, हीलियम परिवार। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ नामें खास हो जाती है, तो यहाँ पर दोस्त क्या खास होने वाला है? ये बेरॉन से स्टार्ट हुआ बेरॉन परिवार, ये कार्बन से स्टार्ट हुआ कार्बन परिवार, ये नाइट्रोजन से स्टार्ट हुआ नाइट्रोजन परिवार, लेकिन इसका एक और नाम है निकोजेंस। और ये भी सिखाएंगे आप लोगों का कि क्योंकि जो पी ब्लॉक है उसमें आपको 13 थी, आपका 15, 16, 17, 18 ही पढ़ना है। वर्ग 15, वर्ग 16, वर्ग 17, वर्ग 18 ही पढ़ना है। बोले ठीक है, तो आपका हो जाएगा नियोन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अब थोड़ा समझ लीजिए यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं निकोजेंस, इसको बोलते हैं कैल्कोजेंस। ये जो हमारा ये क्या है? कैल्कोजेंस। इसको निकोजेंस क्यों कहा जाता है ये भी लॉजिक समझ लीजिएगा। निकोजेंस इसलिए कहा जाता है, मेरी बातों को समझ लीजिएगा, निकोजेंस क्यों कहा जाता है इसको? इसके पीछे का वजह है कि जब हम लोग वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन है? तो बोले कि सर नाइट्रोजन ही है, और उसके बाद ऑक्सीजन है। हम लोग ऑक्सीजन से श्वसन क्रिया करते हैं। मान लीजिए कि ऑक्सीजन हटा दे तो आपका तो मजबूरी पड़ेगा कि नाइट्रोजन से सांस लेंगे, और जब नाइट्रोजन के साथ श्वसन क्रिया करेंगे तो आपको क्या होगा? घुटन सा महसूस होगा, घुटन महसूस होने लगेगा। तो घुटन महसूस होने लगेगा, तो घुटन जब महसूस होगा आपको, तो अब भैया अब उस घुटन को इंग्लिश में सफोकेशन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सफोकेशन, ठीक है ना। तो यहां पर यही लॉजिक यहां पर काम करता है, यहां पर यही लॉजिक काम करता है। मेरी बात को समझ लीजिएगा कि जब पूछा जाएगा कि वर्ग 15 के तत्व को निकोजेंस क्यों कहा जाता है, तो बोलेंगे कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, यानी वायुमंडल से जब ऑक्सीजन को हटा दे और नाइट्रोजन के साथ श्वसन क्रिया करे तो इंसान को घुटन महसूस होता है। इसलिए वर्ग 15 के तत्वों को हम लोग क्या बोलते हैं? निकोजेंस। और इसको कैल्कोजेंस बोलते हैं, कोई चैल्कोजेंस ही बोलता है। बोले कैल्कोजेंस या चैल्कोजेंस क्या होता है? तो कैल्कोजेंस या चैल्कोजेंस का मतलब होता है अयस्क निर्माता, यानी ये अयस्क निर्माण में भूमिका अदा करता है। किसके निर्माण में? अयस्क निर्माण में, क्योंकि अयस्क निर्माण में ये भूमिका अदा करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कैल्कोजेंस। कैसे हम लोग बोलेंगे? क्योंकि वर्ग 16 का जो तत्व होता है, जितना भी अयस्क देखे होंगे आप लोग पीछे जो चैप्टर 6 में पढ़े, उसमें ऑक्सीजन था या फिर किसी में सल्फर था, देख नहीं रहे थे, तो ये अयस्क निर्माण में जरूर होता है, यानी अयस्क में जरूर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं अयस्क निर्माता। तो क्या बोलेंगे? वर्ग 16 के तत्व को कैल्कोजेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अयस्क निर्माण में भूमिका अदा करता है, इसलिए इसे कैल्कोजेंस कहते हैं। फिर इसको हम लोग बोलते हैं हैलोजेंस। वर्ग 17 के तत्वों को हैलोजेंस बोलते हैं। सर बोले क्यों इसको हैलोजेंस बोलते हैं? हैलोजेंस का मतलब होता है लवण निर्माण, यानी हैलोजेंस जो वर्ग 17 के तत्व होते हैं सभी जो होते हैं नमक के निर्माण, यानी लवण के निर्माण में सहायक होते हैं। लवण, नमक नहीं, लवण, लवण के निर्माण में सहायक होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हैलोजेंस। और ये हमारा निष्क्रिय तत्व है बालक। ये निष्क्रिय तत्व जो होता है किसी दूसरे से क्रिया ही नहीं करता, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? निष्क्रिय तत्व। बोले कि इट्स ओके सर, हम तो सब जान चुके हैं, लेकिन हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है वर्ग 15, फिर सिखाएंगे आपको वर्ग 16, फिर वर्ग 17, फिर वर्ग 18। बोले ठीक है, तो अब स्टार्ट किया जाए कार्यक्रम। आइए, तो वर्ग हम लोग आते हैं वर्ग नंबर वर्ग 15 पर। अब इसको हम आपको ट्रिक से याद कराते हैं। देखिएगा इसका ट्रिक क्या है। नाइट्रोजन, समझ लीजिएगा दोस्त। बोलेगा ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। बोले कि ठीक है।
अब यहाँ पर आप लोग एक कंसेप्ट है कि आप लोगों का नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ है, यहाँ पर एक कंसेप्ट काम कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो ये देखेंगे तो बहुत कुछ समझ पाएंगे। इसको पहले ट्रिक से याद करें क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेपाल, पाकिस्तान, वास्तव में नेपाल है जो पाकिस्तान है, एशिया में सबसे भिखारी है, सब गरीब है, गरीब, ठीक है ना। बोले कि सर ऐसा क्यों बता रहे हैं, फिर ये हमको याद करना जरूरी है क्या? हाँ दोस्त, याद करना जरूरी है क्योंकि इसमें जो है ना इसका आकार छोटा होता है, इसका आकार जो होगा ना थोड़ा सा बड़ा होगा, इसका जो आकार होगा ना थोड़ा सा और बड़ा होगा, ठीक है, इसका जो आकार होगा ना और बड़ा होगा। समझ रहे हैं? बोले कि ठीक है सर हम तो समझ रहे हैं। यानी किसी वर्ग में जब ऊपर से नीचे आएंगे, मेरे यहाँ से बातों को याद रखिएगा, हम क्योंकि बार बार अलग अलग शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग यदि इस चीज़ को समझ पाते हैं, यदि सीख पाते हैं तो दुनिया का वो बेहतरीन चीज़ें आप सीख पाएंगे। क्योंकि कम समय में ज़्यादा तैयारी कैसे करते हैं, इसको तो स्मार्ट वर्क बोलते हैं। तो यदि हम लोग किसी वर्ग में ऊपर से जब नीचे आते हैं तो आकार का मान क्या होगा? बढ़ने लगा। किसी वर्ग में ऊपर से जब नीचे आते हैं तो आकार का मान क्या होने लगा? बढ़ने लगा। मेरी बात को समझ लीजिएगा। तो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार का मान क्या होने लगा? बढ़ने लगा। तो जब आकार का मान बढ़ने लगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर चला जाएगा, तो नाभिक इस पर कम बल लगाएगा ना। अब बोले कि यहाँ पर नाभिक के पास में है तो उस पर ज्यादा ताकत से ना खींचा हुआ है, थोड़ा और दूर जाएगा तो थोड़ा और कम खींचेगा, थोड़ा और दूर जाएगा थोड़ा और कम खींचेगा। और जब नाभिक से बहुत दूर चला जाएगा, इसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन को आप लोग क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं। तो आप समझिएगा, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति को ही धात्विक प्रवृत्ति कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं? धात्विक प्रवृत्ति। मेरे बात को समझ लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं? धात्विक प्रवृत्ति। बोले इट्स ओके सर, डन। और क्या बताना चाहते हैं? तो जब नाभिक के पास में होगा तो उसको ज्यादा ताकत से खींचा रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में ज्यादा ऊर्जा चाहिए, और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो ऊर्जा की आवश्यकता होता है उसको बोलते हैं आयनन ऊर्जा। क्या बोलते हैं? आयनन ऊर्जा। बोले इट्स ओके सर, ये भी बात समझ रहे हैं। तो क्या बताना चाहता है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है और क्या सिखाना चाहता है ये तो बताइए। आइए समझिए। जैसे ये नाभिक के पास में है, जब ये नाभिक के क्या है? पास में है, तो जब ये नाभिक के पास में है तो उसको ज्यादा ताकत से खींचेगा, और जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो नाभिक से दूरी बढ़ता जाएगा। तो जब नाभिक से दूरी बढ़ता जाएगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलता जाएगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलता जाएगा तो आयनन ऊर्जा का मान घटता जाएगा। यानी किसी वर्ग में ऊपर से जब नीचे जाएंगे, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो दो चीज बढ़ेगा। पहला, इसका आकार बढ़ेगा, और आकार बढ़ने के चलते इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, इसलिए इसका धात्विक गुण बढ़ता है। यानी किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो दो चीज आकार बढ़ेगा, एक होता है आकार या उसको बोलेंगे परमाणु त्रिज्या, और दूसरा होता है आपका क्या? धात्विक प्रवृत्ति। धात्विक प्रवृत्ति बोलेंगे इट्स ओके सर, ये तो बात समझ चुके हैं कि आकार बढ़ेगा और क्या बढ़ेगा? धात्विक प्रवृत्ति बढ़ेगा। इट्स ओके सर, जस्ट सिंपल और रिलैक्स। बोले ठीक है। तो अब क्या बताना चाहते हैं? इतना तो हमने कर लिया और इतना चीजों को हमने समझ भी पाया है कि ऐसा होता है, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो आकार बढ़ेगा और धात्विक प्रवृत्ति बढ़ेगा। लेकिन क्या कुछ घटता भी है? हाँ दोस्त, ये इसका जो आयनन ऊर्जा होता है, आयनन ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो आपको ऊर्जा लगाना पड़ेगा, अब इसके तुलना में इसमें कम, इसके तुलना में इसमें कम, यानी आयनन ऊर्जा का मान घटता जाएगा। और उसके बाद विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता मतलब समझते हैं? इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता। तो बताइए, यहां पर नाभिक के पास में इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा ना खींचेगा, ये थोड़ा और कम खींचेगा, इसका थोड़ा और कम खींचेगा, ये सबसे कम खींचेगा। यानी यदि वर्ग में ऊपर से नीचे आए तो आकार और धात्विक प्रवृत्ति बढ़ेगा, लेकिन विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ेगा। किसका मान बढ़ेगा? विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ेगा। किसका? विद्युत ऋणात्मकता। यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने की, विद्युत ऋणात्मकता का मान घटेगा। विद्युत ऋणात्मकता का मान घटेगा, आयनन ऊर्जा घटेगा, और जो नाभिक का जो आवेश है, खींचने की जो काबिलियत है, वो भी क्या होगा? घटेगा। सब कुछ घटेगा, बस केवल दो चीज बढ़ेगा। यानी आकार आपका बढ़ेगा, धात्विक प्रवृत्ति बढ़ेगा, ठीक है। और आपका बात करें विद्युत ऋणात्मकता घटेगा, दूसरा आयनन ऊर्जा घटेगा, प्रभावकारी नाभिकीय आवेश घटेगा, अधात्विक गुण घटेगा, इलेक्ट्रॉन लब्धन घटेगा, यानी सब घटेगा, बस केवल दो चीज बढ़ेगा। इस आधार पर आप बोले कि आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ दिए कि बताइए किसका आकार बड़ा होगा। आपसे पूछे कि बताइए NH3 का आकार बड़ा होगा या PH3 का आकार बड़ा होगा। आपसे पूछे किसका आकार बड़ा होगा, तो आप तो जानते हैं कि भैया नाइट्रोजन से आकार बड़ा होगा फास्फोरस का, क्योंकि इस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है। ये तो बात समझ गए ना। तो आपसे पूछे कि बताइए, यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। फिर आपसे पूछेंगे बताइए नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा हो गया फास्फोरस का, बोलेंगे सर नाइट्रोजन का। फिर आपसे फिर बोल देंगे कि बताइए कि किसका धात्विक प्रवृत्ति ज्यादा होगा, बढ़ते हुए धात्विक प्रवृत्ति के आधार पर सजाए। तो यदि ये वाला यदि आप लोग, ये पहला इंपॉर्टेंट यदि आप लोग बात सीख जाते हैं ना तो आप लोग सब कुछ सीख जाएंगे। तो हमने आपको बोल दिया, पहला ही प्रॉपर्टीज आपको बताई। इसमें पहला क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव का पूरा गुच्छा है, पूरा ऑब्जेक्टिव का गुच्छा है क्या।
तो हम बोलेंगे कि वर्ग 15 के तत्वों में ऊपर से नीचे आने पर उसका आकार एवं धात्विक प्रवृत्ति बढ़ता है, आकार एवं धात्विक प्रवृत्ति बढ़ता है, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, विद्युत ऋणात्मकता, प्रभावकारी नाभिक के सब अधात्विक गुण सब घटता है। ये पहला इंपॉर्टेंट, यानी पहला हम आप लोगों को सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव का गुच्छा दे दिए। बोलिए इतना कोई दिक्कत है, इतना कोई दिक्कत है बालक? नहीं सर। अब आइए उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अब सब्जेक्टिव सवाल का। तो उसमें आप लोगों का पहला सवाल ये बोलता है, पहला सवाल आप लोग मतलब इसमें आपका जो दूसरा नंबर हम टॉपिक बताएंगे जो आप लोगों का सब्जेक्टिव सवाल है, क्या सब्जेक्टिव सवाल है कि बताइए कि निष्क्रिय गैस निष्क्रिय युग्म प्रभाव क्या है। इसको आपको याद करना है। निष्क्रिय युग्म प्रभाव क्या है? निष्क्रिय युग्म प्रभाव, निष्क्रिय युग्म प्रभाव, चाहे इसको हम लोग पहला ही मान लेते हैं। ये ऑब्जेक्टिव का पूरा गुच्छा अपने याद रखिएगा। निष्क्रिय युग्म प्रभाव क्या है इसको याद रखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। निष्क्रिय युग्म प्रभाव बोलते हैं या फिर अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है। तो जो पी ब्लॉक होते हैं ना, यानी जो पी ब्लॉक होते हैं, पी ब्लॉक के तत्वों में खास करके वर्ग 15, वर्ग 16, वर्ग 17, वर्ग 18, तो पी ब्लॉक के तत्वों में और खास करके कौन कौन? वर्ग 15, वर्ग 16, वर्ग 17, वर्ग 18। तो ऐसे बोलेंगे पी ब्लॉक के अंतर्गत वर्ग 15, वर्ग 16, वर्ग 17, वर्ग 18। सर बोले कि ऐसा क्यों, ये क्यों खास है और वो सब क्यों बकवास है? क्योंकि इसके पास निर्जन इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, मतलब फालतू वाला इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। बोले निर्जन इलेक्ट्रॉन ये क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग नहीं लेता है। ओके, तो फिर से क्योंकि हमको समझ में नहीं आया सर, एक्चुअली जो भी बोल रहे हैं ना हमको समझ में नहीं आया। क्या 2 नंबर का सवाल बता दिए हमको याद भी नहीं पड़ा ना यार। आपको हम बोल रहे हैं ना, मुंह पे याद करवा देंगे। अभी पहला सवाल ही चल रहा है 2 नंबर का, वो निष्क्रिय युग्म प्रभाव है। ऑब्जेक्टिव का पूरा गुच्छा दे दीजिए आपको। निष्क्रिय युग्म प्रभाव क्या है? तो बोलेंगे वर्ग 15, वर्ग 16, वर्ग 17, वर्ग 18 के तत्वों में ऊपर से नीचे आने पर एनएस कक्षक, किस कक्षक? एनएस कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, एनएस कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की क्रियाशीलता, एनएस कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की क्रियाशीलता क्या होती है? एनएस कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की क्रियाशीलता घटती है। यानी एनएस कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होता है, अब उसका लगता है कि मानो तुम हो चाहे नहीं हो, तुम्हारे से कोई मतलब हमको नहीं है। यानी एनएस कक्षक के इलेक्ट्रॉन का भाग अब इसका जिम्मेवारी नहीं है कि तुम हो कि नहीं हो, बात खत्म। यानी वर्ग 15, वर्ग 16, वर्ग 17, वर्ग 18 के तत्वों में जब ऊपर से नीचे आएंगे तो एनएस कक्षक में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उसकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है? घटती है। और एनपी कक्षक में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उसकी क्रियाशीलता बढ़ती है। इसी को निष्क्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। बात खत्म। निष्क्रिय युग्म प्रभाव क्या है कि वर्ग 15, वर्ग 16, वर्ग 17, वर्ग 18 के तत्वों में ऊपर से नीचे आने पर उसका आकार क्या होता है? उसका आकार बढ़ता है। ठीक है, उसका आकार क्या होगा? उसका आकार बढ़ेगा और बढ़ने के साथ साथ एनएस कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की क्रियाशीलता घटता है और एनपी कक्षक की क्रियाशीलता, उपस्थित इलेक्ट्रॉन की क्रियाशीलता बढ़ता है। इसी को निष्क्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। क्या कोई दिक्कत है? इतना हमको दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से बताइए। वर्ग 15, वर्ग 16, वर्ग 17, वर्ग 18, और आपको चाहिए कि हैंड राइटिंग, हमको नोट्स चाहिए कि भैया आप जो बोल रहे हैं हमको समझ में नहीं, हैंड राइटिंग नोट्स देते तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को हैंड राइटिंग नोट्स भी उपलब्ध करा दिया जाएगा, आप चाहे तो। बोलेंगे ठीक है, ये हो जाएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों को जो नंबर है उस पर आप लोग कांटेक्ट करेंगे या फिर पीछे के वीडियो में हमने नंबर दिया है जो हम लोग का टीम का नंबर है, वहां से आप लोग कांटेक्ट करके आपको देखना होगा वन शॉट सीरीज, जिसमें बहुत सारा बताया है नंबर। चलिए सुनिए, तो ये निष्क्रिय युग्म प्रभाव आप लोग क्लियर हो गया होगा कि वर्ग 15, वर्ग 16, वर्ग 17, वर्ग 18 के तत्वों में ऊपर से जब नीचे आते हैं, ऊपर से कहाँ आते हैं? नीचे आते हैं, तो एनएस कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की क्रियाशीलता घटता है जबकि एनपी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की क्रियाशीलता बढ़ता है। इसी को निष्क्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। बात खत्म। ये पहला हमारा सवाल क्लियर हुआ। अब आइए दूसरा सवाल बोलता है कि नाइट्रोजन, समझिएगा, नाइट्रोजन का प्रथम आयनन ऊर्जा का मान फास्फोरस से, समझिएगा, नाइट्रोजन का प्रथम आयनन ऊर्जा का मान ऑक्सीजन से अधिक होता है। क्यों? ऑक्सीजन से अधिक होता है क्यों? अब समझिए, जैसे इसमें क्या होता है ना कि यदि हम लोग किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाए ना तो आकार घटेगा क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगा। नाभिक में प्रोटॉन बढ़ रहा है, प्रोटॉन ज्यादा खींचेगा, आकार घटेगा और आकार घटेगा। यानी इस तरफ से इस तरफ जाएंगे तो आकार घटेगा, जब आकार घटेगा तो आयनन ऊर्जा बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि हमारा यहाँ पर जो है ना नाइट्रोजन का आकार थोड़ा बड़ा होगा, ऑक्सीजन का छोटा होगा। ऑक्सीजन का आकार छोटा होगा तो इसका आयनन ऊर्जा मान ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर कहते हैं ना कि हर पिक्चर में होता है क्या हीरो,
नहीं, विलन और केमिस्ट्री में अपवादों की दुनिया है। देखिए इसमें आपका होना क्या चाहिए कि ऑक्सीजन का आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा होना चाहिए और नाइट्रोजन का कम, लेकिन ये सवाल उल्टा पूछ रहा है कि भाई नाइट्रोजन का आयनन ऊर्जा ज्यादा होता है ऑक्सीजन से कम, और सबका नहीं, प्रथम आयनन ऊर्जा। प्रथम आयनन ऊर्जा मतलब पहिलका इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में नाइट्रोजन में ऊर्जा ज्यादा चाहिए और ऑक्सीजन में कम। ऐसा क्यों? उसके पीछे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जब भी आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं ना, तो आपको ये बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप लोग को सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना ही होगा, यानी आप उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मेंशन जरूर करेंगे। आइए हम थोड़ा लॉजिक पकड़ते हैं और लॉजिक पकड़ के हम लोग कॉन्सेप्ट पर आते हैं। सनी समझ लीजिएगा नाइट्रोजन का क्या लोचा है, थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिए इस तरफ तो हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं 1s2 2s2 2p3, बोलेगे ठीक है सर। ऑक्सीजन का निकालते हैं 1s2 2s2 2p4, बोले इट्स ओके सर। अब आइए यहाँ पर क्या हो गया, 2 2 4 और ये इस प्रकार से ऐसा, बोलेगे ठीक है 1 2 1 2 1 2 3, बोलेगे ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 1 2 1 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा ऐसे 1 2 3 4, बोले कि ठीक है। हम आपसे दोनों घटनाओं पर आप लोग गौर कर रहे हैं कि बोले कि 3 गो रूम है, उसमें एक गो लड़का है, गर्मी का दिन है, एसी चल रहा है तीनों में। अब फिर वो क्या है ना कि 3 गो रूम है, दोनों में एक गो लड़का है, एगो में 2 गो लड़का है। अब बताइए कौन अनस्टेबल है, किसमें लड़का कहेगा उसमें करके भैया होकर में ना जी मर हम लात से होने, माने उसमें से लड़का उसमें चला जाएगा। अब उसमें कहेगा सब कोई अकेले बा हमारे में 2 गो तो जाओ ने, तो फिर उधर चला जाएगा। फिर कहता सब में 2 गो हमारा में एगो भाग जाओ ने। यानी कहने का मतलब कि जो इसका जो पी कक्षक है ना अर्ध रूप से भरा होता है, और अर्ध रूप से भरा होने के चलते ये ज्यादा अस्थायी होता है, ठीक है ना। और ये अर्ध रूप से नहीं भरा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब बेचारा यहाँ से भागेगा तो इधर जाएगा, इधर से भागेगा इधर जाएगा, यानी ये हमारा क्या होता है अस्थायी होता है। इसलिए जब पहला इलेक्ट्रॉन को जब बाहर निकालना होगा तो इसमें ऊर्जा ज्यादा चाहिए, क्योंकि ये अस्थायी है ना, सब गर्मी के दिन में एसी लगा के सोया हुआ है। लेकिन यहाँ पर कहें कि भैया तू भाग चले, जैसे बोल के एकदम भागे लाता लाते मारा था लोग हमरा के, ठीक है ना, तो बेचारा भागिए जाएगा। समझ रहे बात? बोले कि ठीक है सर। यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन को निकालने में लिए आपको ज्यादा ऊर्जा नहीं चाहिए, क्योंकि इसका, और जब दूसरा का इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा तो अब आपको अब दिमाग मतलब है कि नाइट्रोजन का ही ऊर्जा ज्यादा होगा ना, अब तो ऑक्सीजन का, क्योंकि अब ऑक्सीजन का अर्ध रूप से भरा होगा, क्योंकि पहला को निकाल दिए हैं तो अब 3 को ना बचा जी इसमें, उसमें को बचा 2 गो, तो अब इसमें इसको निकालना आसान है, अब उसमें तो आसान थी, अब इसको निकालना थोड़ा कठिन भरा होगा। बोले कि समझ में नहीं है क्या बताना चाहते हैं हम, बोले आपका सवाल क्या है, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सुनिए सवाल क्या है, नाइट्रोजन के प्रथम आयनन ऊर्जा का मान, नाइट्रोजन के प्रथम आयनन ऊर्जा यानी नाइट्रोजन में पहला इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा ऑक्सीजन के तुलना में, किसके तुलना में, ऑक्सीजन के तुलना में अधिक होता है, क्यों? इसके पीछे आंसर जवाब कैसे देंगे, तो हम लोग इस प्रकार से बोलेंगे कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर इसका 2p कक्षक अर्ध रूप से भरा होता है, 2p कक्षक अर्ध रूप से भरा होता है, जबकि ऑक्सीजन में ऐसा नहीं होता है। और 2p कक्षक अर्ध रूप से भरा होने के चलते ये अस्थायी होता है, इसलिए पहला इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए, इसलिए इसका प्रथम आयन ऊर्जा का मान अधिक होता है। समझ गए? यदि नहीं समझे तो वीडियो को पीछे जाइए, फिर दोबारा आइए, जो चीज भी ना समझ में आए पीछे जाइए, आगे आइए, पीछे आइए आगे आइए। समझ चुके हैं? बोले ठीक है। अब आइए, यानी ये आप कुछ चीज को एक बार फिर से बताया, क्या फिर से बताया, फिर सुन लीजिए। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर इसका 2p कक्षक अर्ध रूप से भरा होता है, जिसके कारण पहला इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होता है, जबकि ऑक्सीजन में ऐसा नहीं होता है। यही कारण है कि नाइट्रोजन का प्रथम आयन का मान ऑक्सीजन से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, बोले इट्स ओके। अब आइए हम लोग अगला कॉन्सेप्ट पर आते हैं, यानी पहला ये हम 2 सवाल हम लोग करा चुके, पहला निष्क्रिय एवं प्रभाव करा दिए और दूसरा का हमारा आयनन ऊर्जा वाला। पहला क्वेश्चन याद हो गया, पहला निष्क्रिय एवं प्रभाव, दूसरा आयनन ऊर्जा। बोल के ठीक है सर, मुंह पर याद रखिएगा, एकदम पक्का पक्का सच्चे। आइए देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल बोलता है कि नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +5 होता है, फिर भी ये पेंटा हैलाइड का निर्माण क्यों नहीं करता, ये पेंटा हैलाइड का निर्माण क्यों नहीं करता है। ठीक, फिर बोलता है कि PCl3 NCl3, देखिएगा NCl3 पाया जाता है जबकि NCl5 नहीं पाया जाता है, ऐसा क्यों? फिर अगला सवाल पूछता है आपसे कि R3P डबल बॉन्ड O पाया जाता है जबकि R3N डबल बॉन्ड O नहीं पाया जाता है, ऐसा क्यों? फिर आपसे पूछता है ये कि PCl5 पाया जाता है जबकि आपका NCl5 नहीं पाया जाता है, क्यों? ये सबका
ये सबका पीछे लॉजिक समझिएगा ना तो सबके पीछे एक ही कहानी है। वो क्या कहानी है समझ लीजिएगा। जैसे इसमें बार बार बोल रहा है ना कि नाइट्रोजन जब भी पेंटा वाला का बात आ रहा है, देखिए यहाँ पर पेंटा मतलब कितना होता है 5, हैलाइड मतलब x, यानी NX5 का निर्माण संभव नहीं है। यहाँ पर NCl5 का निर्माण संभव नहीं है। यहाँ पर भी 5 ही है, 3 गो R जुड़ा हुआ है और 2 गो ये 3 2 कितना हो गया 5, ये भी निर्माण संभव नहीं है। यहाँ पर भी 5 ही है NCl5, ये भी संभव नहीं है। यानी क्या वजह है कि नाइट्रोजन 5 का निर्माण नहीं कर पा रहा है, नाइट्रोजन 5 के साथ अबंध नहीं बना पा रहा है। तो ये 4 गो सवाल है और 4 गो सवाल का जवाब एक ही है। क्या बोलेंगे, इस प्रकार से बोलेंगे। क्योंकि नाइट्रोजन सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना होगा। पहले बोलेंगे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से होता है, ये परमाणु संख्या कितना होता है 7, निकालेंगे 1s2 2s2 2p3, ठीक है। यानी इसका इस प्रकार से भर गया, ऊपर नीचे ऐसे बोलेंगे, ठीक है सर। अब तो बताइए अब क्या हुआ, अब क्या इसमें कहानी है। तो हम बोलेंगे चूंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से यह स्पष्ट होता है, मेरी बात को समझ लीजिएगा, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से यह स्पष्ट होता है कि इसमें रिक्त डी कक्षक नहीं पाया जाता है। रिक्त डी कक्षक समझते हैं, रिक्त डी कक्षक मतलब खाली डी कक्षक। बोले खाली डी कक्षक ये क्या होता है भैया, ये क्या होता है, हम आज तक नाम नहीं सुने हैं। देखिए जैसे क्या होता है ना कि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 है तो इसमें दो ही आया, लेकिन वही हम यदि फास्फोरस का बात करें तो इसका परमाणु संख्या कितना होता है 15 होता है। तो यदि 15 होगा तो इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना हो गया 3, 2 2 4 6 4 10 10 से 5 15, बोलेंगे ठीक है सर। लेकिन इसमें 3d हो सकता है, भले ही खाली d क्यों ना हो, लेकिन इसमें खाली d है कि नहीं है, इसमें 3d पाया गया कि नहीं पाया गया। हाँ सर इसमें तो 3d हुआ। कभी 2d का नाम सुने आप लोग, कभी 2d देख पढ़े हैं नहीं, आप पढ़े होंगे तो 3d पढ़े होंगे। बोले तो इसमें 3d कहाँ है कि 3d ला दिए, अरे भैया खाली d बोले, खाली d यानी रिक्त d है ना, भले आपका भरा नहीं हो लेकिन खाली d है ना। तो ये हमारे इसमें रिक्त डी कक्षक क्या है, इसमें रिक्त डी कक्षक पाया जाता है किसमें, इसमें फास्फोरस में। अब बोले कि 2 गो आदमी है, एगो घर मकान बनवाया बस केवल अपने परिवार पर, एगो बनवाया तो रिजर्व में रखा हुआ है अपना कोठी उठी। तो मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा मेहमान आया तो क्या होगा ना कि एक्स्ट्रा मेहमान आया तो बिठा नहीं पाएगा, क्योंकि कोई जीतू चुकी घर अब कहाँ बैठाएंगे। लेकिन दूसरा वाला में क्या है ना कि पूरा घर परिवार कोठा उठा सब रखा हुआ है, तो क्या करेगा इधर से ना भैया कि इधर भर गया तो चाहिए आगे चल जाइए। तो यही होता है, फास्फोरस में रिक्त डी कक्षक खाली होता है, इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा ना तो उसमें भेज देगा। लेकिन नाइट्रोजन के पास अपने घरे बहल नहीं है, इसमें खाली डी होता ही नहीं, तो इसलिए भर नहीं पाता है। अब सबका सवाल का जवाब एक ही है। यदि इतना चीजों को सिंपल कर पा रहे होंगे तो चलिए हम लोग सभी का जवाब एक ही देते हैं। देखिए डायरेक्ट बात यही बोलेंगे, नाइट्रोजन का परमाणु आकार छोटा होता है। सबसे पहला कारण कि इसका आकार तो पहले छोटा है और इसमें रिक्त डी कक्षक होता ही नहीं है। हम लोग बोलेंगे सबसे पहले लिखेंगे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से स्पष्ट है कि इसमें रिक्त डी कक्षक पाया नहीं जाता है और साथ ही साथ इसका परमाणु आकार छोटा होता है। यही कारण है कि पेंटा हैलाइड का निर्माण नहीं होता है, यही कारण है कि NCl5 का निर्माण नहीं होता है, यही कारण है कि इसका निर्माण नहीं होता है, यही कारण है कि ये नहीं होता है। समझ में आया, यानी सबका सवाल 4 सवाल लेकिन एक ही जवाब। वही यदि इसका भी बात करेंगे तो उसका भी वही कहानी है। इसमें थोड़ा सा यदि फास्फोरस वाला तुलना करना होगा तो बोलेंगे फास्फोरस का परमाणु आकार बड़ा होता है और इसमें रिक्त डी कक्षक उपस्थित होता है, इसलिए इसमें इसका निर्माण संभव है और इसका निर्माण संभव नहीं है। हो गया, यानी हमारा बस केवल मेन मोटिव यही था कि नाइट्रोजन के पास रिक्त डी कक्षक, यानी एक ही लाइन में हमारा सटीक आंसर होगा कि नाइट्रोजन का परमाणु आकार छोटा होता है, रिक्त डी कक्षक नहीं पाया जाता है, इसलिए कभी भी पेंटा 5 वाला का निर्माण संभव नहीं है। यानी अब सर समझ चुके हैं, 4 गो सवाल एक ही जवाब, बोल के ठीक है। आइए, यानी हमने पहला सवाल क्या बताया, पहला निष्क्रिय युग्म प्रभाव, दूसरा सवाल क्या बताया तो हमारा आयनन ऊर्जा वाला, 4 सवाल कैसा बताया तो सब पेंटा वाला, यानी N5 का निर्माण नहीं करेगा क्योंकि क्या छोटा रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होता है। बोले ठीक है सर, 4 2 कितना हो गया 6। 7वां नंबर आप लोग याद रखेंगे, 7 का बात है, 7 पर हाइड्रोजन आबंध का बात है, हाइड्रोजन आबंध का कहानी आएगा। बोले ठीक है, ये हाइड्रोजन आबंध का क्या कहानी है सर, ये हाइड्रोजन आबंध का क्या कहानी है ये बताइए। तो आपसे पूछता है कि बताइए कि NH3 का क्वथनांक, NH3 का क्वथनांक pH3 से अधिक होता है। क्वथनांक मतलब क्या कि उसको द्रव से गैस में बदलने के लिए आपको ज्यादा ताप देना होगा। अब ताप ज्यादा देना होगा जब अणु ज्यादा मजबूती से बंधा होगा। अब अणु मजबूती से क्यों बंधा है, क्योंकि NH3 में हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है। क्यों, तब इसमें आज मजबूती से बंधा है तो इसको तोड़ने में भी तो ज्यादा ताप चाहिए, ये तो आसानी से टूट जाएगा, लेकिन ये तो ज्यादा तोड़ने के लिए ज्यादा ताप चाहिए, तो टूटेगा तभी ना द्रव से गैस में बदलेगा, तो द्रव से गैस में बदलेगा तो क्वथनांक ज्यादा होगा।
तो हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे कि NH3 में हाइड्रोजन अबंध पाया जाता है। सर बोले कि ये हाइड्रोजन अबंध क्या है? जब भी हाइड्रोजन प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ अबंध बनाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग हाइड्रोजन अबंध बोलते हैं। तो चूंकि हाइड्रोजन यहाँ पर किसके साथ है? नाइट्रोजन के साथ, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन फोन के साथ रहेगा तो हमारा क्या बनेगा? हाइड्रोजन अबंध। तो डायरेक्टली बोलेंगे क्योंकि NH3 में हाइड्रोजन अबंध पाया जाता है जबकि PH3 में हाइड्रोजन अबंध नहीं पाया जाता है, इसलिए NH3 का क्वथनांक PH3 से क्या होता है? अधिक होता है। यार इतना आपका सटीक जवाब हुआ, सटीक जवाब। क्या इतना बात क्लियर हुआ? बोले कि हाँ सर इतना बात तो क्लियर हो गया। यानी आपने क्या क्या बताया? आपने हमको क्या क्या बताया? तो पहला सवाल बताया आपको निष्क्रिय गुण प्रभाव, दूसरा का आयनन ऊर्जा, 4 गो सवाल एक ही जैसा पेंटा वाला, 4 और 2 कितना हो गया? 6। एक आपका बता दिया आपको हाइड्रोजन अबंध वाला, ठीक है। तो कितना हो गया? 7। उसके बाद 2 सवाल है। एक तो सवाल पूछता है आपका कि नाइट्रोजन की क्रियाशीलता, जब भी क्रियाशीलता का सवाल आएगा ये अबंध कोटि अबंध बहुता बचाएगा। नाइट्रोजन की क्रियाशीलता फास्फोरस से भिन्न क्यों होता है? भिन्न क्यों होता है? या ये सवाल पूछ देगा। ये आपका 8 नंबर और 9 नंबर आपका सवाल पूछेगा नाइट्रोजन कमरे के ताप पर, नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन कमरे के ताप पर कम क्रियाशील क्यों होता है? 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 ये आपका सवाल पूछ दिया कि ये बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। बोलेगी अच्छा हम दे रहे हैं। तो इस दोनों का सवाल का जवाब एक ही है। बोलेंगे कि नाइट्रोजन में जो होता है ना वो ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड। अब बताइए कि एक इंसान एक आदमी को एक हाथ से पकड़ा हुआ है तो कम मजबूती से बंधा है, 2 हाथ से पकड़े ज्यादा मजबूती से न पकड़ेगा, 3 हाथ से पकड़ेगा ज्यादा और ज्यादा से, क्योंकि एक आदमी 3 हाथ से कैसे पकड़ेगा? एलियन है। सुनिए इस तरफ देखिए, यहाँ पर समझ लीजिएगा क्या है। तो बोलेंगे चूंकि N2 के बीच का जो बंधन की संख्या उसको बोलते हैं आबंध बहुकता। क्या बोलते हैं? आबंध बहुकता। यानी चूंकि N2 में आबंध बहुकता का मान अधिक होता है। आबंध बहुकता मतलब बंधनों की संख्या अधिक होता है। जब बंधन की संख्या ज्यादा होगा तो उसको तोड़ने में ऊर्जा ज्यादा चाहिए। तोड़ने में लिए जो ऊर्जा होता है उसको बोलते हैं आबंध वियोजन ऊर्जा। तो हम लोग बोलेंगे कि N2 में आबंध बहुकता का मान अधिक होता है जिसके कारण आबंध वियोजन ऊर्जा अधिक होता है। N2 में आबंध बहुकता का मान अधिक होता है, इसलिए तोड़ने में ऊर्जा ज्यादा चाहिए। यानी आबंध वियोजन ऊर्जा क्या हो चाहिए? ज्यादा चाहिए। यानी आबंध वियोजन ऊर्जा का मान अधिक होगा। आबंध वियोजन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा तो तोड़ने में ऊर्जा ज्यादा होगा तो आसानी से दूसरे से क्रिया नहीं करेगा, क्योंकि टूटेगा तो ना दूसरे से जाकर जुटेगा, और जब टूटेगा ही नहीं तो जुटेगा कैसे? दूसरे से क्रिया करेगा कैसे? समझ रहे बातों को? बोले कि हाँ सर। अब फिर से हमारे बात को दोबारा ले लीजिए। कैसे हमने बोला कि नाइट्रोजन की क्रियाशीलता फास्फोरस से क्यों भिन्न है? नाइट्रोजन की क्रियाशीलता फास्फोरस से क्यों भिन्न है? क्या आप बता सकते हैं? इसका जवाब दे सकते हैं हाँ। या फिर ये कमरे के ताप पर क्यों कम क्रियाशील होता है? बार बार क्रियाशीलता का सवाल आएगा तो हम बोलेंगे नाइट्रोजन का आबंध बहुकता अधिक होता है। नाइट्रोजन का आबंध बहुकता अधिक होता है जिसके कारण इसका आबंध वियोजन ऊर्जा अधिक होता है। यही कारण है कि ये कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होता है या फास्फोरस से भिन्न होता है। खत्म। यानी कितना आपको सवाल करा दिए? 9। पहला सवाल निष्क्रिय गुण प्रभाव, दूसरा सवाल आयनन ऊर्जा वाला, 4 सवाल एक ही जैसा पेंटा वाला, 4 2 6, 7वां पर कौन सा? हाइड्रोजन अबंध, 8 नंबर पर क्रियाशीलता वाला, 9 नंबर पर क्रियाशीलता वाला, यानी 8 9 क्रियाशीलता वाला। आइए 10 नंबर देख लीजिए। 10 नंबर जो सवाल है, मेरे बातों को समझ लीजिएगा। 10 नंबर जो सवाल है, 10 नंबर जो सवाल है वो आपका कैसे होगा? क्या इसका लॉजिक और क्या इसका कंसेप्ट है? थोड़ा समझ लीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा सा फील ले लीजिए। देखिए जो 10 नंबर है ये आपसे पूछेगा कि NF3, चाहे NF3 क्या बोले, हम लोग बोले BF3, और आपसे बोले कि BF3 एक अम्ल है क्यों? अम्ल है क्यों? और आपसे बोलेंगे NH3 एक क्षार है क्यों? ये 10 नंबर और ये 11 नंबर सवाल कि BF3 अम्ल क्यों है और NH3 क्षार क्यों है। पूछते लुईस अम्ल, BF3 समझाइए कि BF3 एक लुईस अम्ल है क्यों, और समझाइए कि NH3 लुईस क्षार है क्यों। ये भी सवाल बहुत दमदार है। आते देखिए, जैसे बेरॉन का है ना, यहाँ पर फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, बोलेगा ठीक है सर, एक एक एक, अभी साझा कर लेगा ऐसे 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 ऐसे, साझा कर लेगा ऐसे ऐसे ऐसे, बोलेगा ठीक है सर ये तो हमको समझ में आ रहा है। तो अब बताना क्या चाहते हैं सर? इसका 8 पूरा, इसका 8 पूरा, इसका 8 पूरा, लेकिन इसका तो 6 ही हो गया। अब चाहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन कोई दे। यानी हम लोग बोलेंगे कि चूंकि BF3 की संरचना से स्पष्ट है कि इसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति है, क्योंकि 6 ही है। तो ऐसे ही बोलेंगे चूंकि BF3 की संरचना से स्पष्ट है कि इसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, यही कारण है कि BF3 एक लुईस अम्ल है। खत्म। और NH3 में क्या होगा कि नाइट्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, एगो इलेक्ट्रॉन एगो इलेक्ट्रॉन एगो इलेक्ट्रॉन, इसका पूरा इसका पूरा इसका पूरा। अब क्या होगा ना, इसके पास ऐसा बचा हुआ है, तो ये 3 को 6 को तो बंधन में भाग ले लिया, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा बचा हुआ है। 8 तो कंप्लीट है लेकिन ये एक्स्ट्रा बचा हुआ है। अब क्या करेगा? ये दान कर सकता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे और कैसे बोलेंगे? यहाँ पर समझ ले क्या बोलेंगे और कैसे बोलेंगे। चूंकि NH3 की संरचना से स्पष्ट है कि इसके पास एक निर्जन इलेक्ट्रॉन युग्म अतिरिक्त होता है, जिस कारण ये इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करने की प्रवृत्ति होता है। तो जो दान करेगा वो क्षार कहा रहेगा, जो
ग्रहण करेगा वो अम्ल कहलाएगा। संरचना बना के देख लीजिए। तो कितना कंप्लीट हो गया क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट हुआ 11 नंबर क्वेश्चन, यानी आपको 11 को हम आपको 2 नंबर का सवाल बता चुके हैं। आइए फिर 12 नंबर सवाल पर आते हैं। 12 नंबर सवाल होता है ऑक्सीकारक अवकारक। आपसे पूछ देगा बताइए H3PO3 ऑक्सीकारक है क्या अवकारक। आपसे पूछ देगा कि बताइए कि NH3 जो है चाहे H3PO4 ऑक्सीकारक है कि अवकारक। ये 2 सवाल से आप लोग क्लियर कर लेंगे कि भैया ये ऑक्सीकारक है कि अवकारक। ये आप लोग का 12 नंबर सवाल ऑक्सीकारक अवकारक वाला। चलिए समझिएगा। तो जिसका भी निकालना है, क्योंकि हमेशा केंद्रीय परमाणु जो कम होगा और जो आकार में बड़ा होगा उसको केंद्रीय परमाणु मानेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अवस्था आपको याद रखना पड़ेगा +1 होता है। कितना हो गया 3। फास्फोरस का निकालना है X। ऑक्सीजन का कितना होता है -2, वो भी याद रखना पड़ेगा। और 3 चूंकि इस पर कोई आवेश नहीं तो बराबर में क्या हो गया 0। तो -6 -3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा X बराबर +3, यानी इसका ऑक्सीकरण अवस्था कितना हो जाएगा +3। आइए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया 1। कौ गो है जी 3 गो है सर। ये फास्फोरस का क्या मान लिए X हो गया, बोले कि ठीक है। ऑक्सीजन कितना हो गया -2, 4 गो है तो गुना करेंगे 4 से, बोले कि ठीक है सर। ये +3 और यहाँ पर -8 यानी -5 बचेगा और -5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +5। यानी सर आप बताइए कि फास्फोरस का न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है। तो फास्फोरस जो है ना वर्ग 15 का तत्व है। तो वर्ग 15 का तत्व को आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था -3 और अधिकतम अवस्था इसका +5 होता है। वर्ग 16 का यदि बात करें तो उसका न्यूनतम -2 और अधिकतम +6 होगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग को याद करना पड़ेगा, बोले कि ठीक है सर। तो अब बताइए कि अब क्या बताना चाहते हैं सर। ये न्यूनतम आप बता दिए कि वर्ग 15 का मान लीजिए हमको याद हो गया कि वर्ग 15 के तत्वों का हमारा न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था -3 होता है, याद रखना है। और वर्ग 15 के तत्वों की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +5 होता है। तो अब क्या बताएंगे यहाँ पर, आइए समझ लीजिएगा। तो हम बोलेंगे कि H3PO3 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था कितना प्राप्त होता है। फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था +3 प्राप्त हुआ। मान लीजिए +3 प्राप्त हुआ तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं और इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो जब घटता है ना, तो घटता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकारक। घटता है तो किसके जैसा व्यवहार करता है, ऑक्सीकारक के जैसा। और जब बढ़ता है ना तो अपचायक, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कारक जैसा व्यवहार करता है। बोले कि सर इट्स ओके, क्लियर हो गया। यानी हम लोग कैसे बोलेंगे, क्योंकि H3PO3 में इसका ऑक्सीकरण फास्फोरस का ऑक्सीकरण अवस्था निकालने पर +3 प्राप्त होता है, जिसे घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। यही कारण है कि वो ऑक्सीकारक और अकारक दोनों के जैसा व्यवहार करता है। बोले कि ठीक है सर। अब इसमें क्या होगा ना कि इसका ऑक्सीकरण अवस्था कितना +5 प्राप्त हुआ। तो जब +5 प्राप्त हुआ तो वो अधिकतम ही ना प्राप्त हो गया। अब इसे तो अधिक कर नहीं सकते हैं, तो आपके पास घटाने का ही ऑप्शन है। जब घटेगा तो ऑक्सीकारक कहलाएगा कि अकारक। तो जब घटने लगेगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीकारक कहलाएगा। मेरे से मिस्टेक हो गया क्या, नहीं ठीक है, ठीक है। घटेगा तो क्या हो जाएगा ऑक्सीकारक, यानी आपका क्या हो जाएगा घटेगा तो क्या हो जाएगा ऑक्सीकारक। बोल के इट्स ओके सर। कितना सवाल हुआ, तो पहला निष्क्रिय गुण प्रभाव, दूसरा आयनन ऊर्जा, 4 सवाल एक जैसे 4 2 6, एगो आपका हाइड्रोजन अपन 7, फिर 8 नंबर 9 नंबर क्रियाशीलता वाला, फिर 10 नंबर 11 नंबर लुईस अम्ल लुईस क्षार, फिर 12 नंबर आपका क्या हो गया ऑक्सीकारक अवकारक। 12 को सवाल क्लियर हुआ। आइए हम लोग 13 नंबर सवाल पर आते हैं। 13 नंबर जो सवाल है वो आप लोगों का है कि श्वेत फास्फोरस और लाल फास्फोरस के बीच अंतर क्या है। श्वेत फास्फोरस और क्या, कौन सा फास्फोरस है, लाल फास्फोरस के बीच अंतर आपको बताना है। श्वेत फास्फोरस और लाल फास्फोरस के बीच अंतर। तो जो श्वेत फास्फोरस का जो सूत्र होता है वो P4 होता है, लाल फास्फोरस का जो सूत्र होता है वो P4N होता है। श्वेत फास्फोरस जो होता है बहुत क्रियाशील होता है, मतलब क्रियाशीलता जो इसका होता है ना, क्रियाशीलता क्या होता है, बहुत अधिक होता है। इसका क्रियाशीलता बहुत कम होता है। देखिए बाबा लोग क्या करते हैं, ढोला में से निकालते हैं, मारते हैं, ले मैया, तो पूरा आग लग जाता है। आपको लगता है कि वो मजाक हो रहा है, नहीं, वो केमिस्ट्री यूज हो रहा है वहाँ पर। वो श्वेत फास्फोरस होता है, उसको तुरंत हवा में रिएक्शन करेंगे, क्या होगा ना कि क्रियाशील होकर आग लग जाएगा। बाबा को बाबा बस ढील रही हाथ हवा में, तो बाबा के हाथ में आग लग जाएगा। यानी इतना ज़्यादा वो क्रियाशील होता है। बोले कि ठीक है सर। यानी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होता है, क्रियाशीलता बहुत कम होता है। और तो और यहाँ पर जो होता है श्वेत फास्फोरस, तो जो श्वेत फास्फोरस है उसका जो गंध होता है वो लहसुन के जैसा होता है, जबकि ये जो होता है गंधहीन होता है। तो हम लोग 3 इंपॉर्टेंट रहेगा, खत्म हुआ। आते फिर हम लोग 14 नंबर सवाल पर। 14 नंबर जो सवाल है आप लोगों से पूछ सकता है क्षारीयता पूछ सकता है। आपसे पूछेगा कि बताइए H3PO2 का क्षारीयता कितना होगा, क्षारीयता या भस्मीयता। तो बोलेंगे 1, क्यों, क्योंकि इसमें OH की संख्या जो होता है 1 होता है। फिर आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि H3PO3 में क्षारीयता कितना होगा, तो 2, सर क्यों, क्योंकि इसमें OH की संख्या जो होता है 2 होता है। आपसे पूछेगा H3PO4 में बताइए कि इसका क्षारीयता कितना होता है, तो इसका 3 होता है। क्यों, क्योंकि इसमें OH की संख्या कितना होता है 3
बोले इट्स ओके सर। और लास्ट सवाल है कि आप लोगों का पूछता है कि वर्ग 15 के तत्वों में नाइट्रोजन असामान्य व्यवहार क्यों प्रदर्शित करता है और उसके पीछे का वजह बताना है आपको। चलिए बोले ठीक है, आइए हम लोग आ जाते हैं और सीख लेते हैं 15 नंबर सवाल पर कि नाइट्रोजन जो है वो असमान व्यवहार क्यों प्रदर्शित करता है। तो इसका 3 वजह है। पहला, इसमें आकार छोटा होना और विद्युत ऋणात्मकता का मान ज्यादा होना। दूसरा, इसमें रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होना। प्रथम इसका कारण क्या है, इसका आकार छोटा होना। दूसरा का इसका विद्युत ऋणात्मकता का मान ज्यादा होना और तीसरा का इसमें रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होना। 3 कारण है जिसके चलते असमान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। एक कारण है और किन किन गुणों में असमान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं वो नीचे बताएंगे। तो पहला कारण इसका आकार छोटा होता है, दूसरा का विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होता है और तीसरा इसमें रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होता है। चलिए ये क्या क्या असमान। तो पहला, N2 कमरे के ताप पर, नाइट्रोजन जो होता है कमरे के ताप पर द्रव होता है, सॉरी गैस होता है। नाइट्रोजन कमरे के ताप पर क्या होता है, गैस होता है, जबकि और सब जो होते हैं ना ठोस होते हैं। नाइट्रोजन जो होता है N2 के रूप में पाया जाता है, जबकि और सब जो होता है ना चतुष्परमाणुक अणु के रूप में होता है। और तो और यदि नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड होता है उसमें हाइड्रोजन अबंध पाया जाता है। नाइट्रोजन के हाइड्राइड में क्या होता है, हाइड्रोजन अबंध पाया जाता है, जबकि और सबके हाइड्राइड में हाइड्रोजन अबंध नहीं पाया जाता है। इस प्रकार से आप लोग वर्ग 15 में 15 सवाल सीखे। पहला, निष्क्रिय में प्रभाव। दूसरा, आप लोग आयनन ऊर्जा। 4 सवाल एक ही जैसा पेंटा हैलाइड वाला, तो 4 2 6। 7वां आपका NH3 क्वथनांक आपका हाइड्रोजन अबंध वाला। उसके बाद 8 नंबर और 9 नंबर क्रियाशीलता वाला, 10 नंबर अम्ल वाला, 11 नंबर क्षार वाला, 12 नंबर ऑक्सीकारक अवकारक वाला और 13 नंबर जो है आप लोगों का बताएं कि श्वेत फास्फोरस लाल फास्फोरस के बीच अंतर। फिर 14 नंबर क्षारीयता के बारे में बताएं और फिर 15 नंबर आपको बताएं कि भैया NH3 जो होता है नाइट्रोजन किन किन गुणों में असमान व्यवहार प्रदर्शित करता है और क्यों। बोल के ठीक है सर, इतना बात क्लियर हुआ। चलिए तो अब हम लोग वर्ग 16 के प्रश्न को करते हैं, क्योंकि आप लोग वर्ग 15 में 15 सवाल किए और जो बेहतरीन था दोस्त, अब हम लोग वर्ग 16 के सवाल करने वाले हैं। दोस्त हम जान रहे हैं आप लोगों का मन भटकेगा कि अरे अब छोड़ देते हैं, लेकिन कहते हैं ना दोस्त, वो अंदर के बातों को समझिए। अंदर का लड़ाई जीतना है आपको, बाहर की लड़ाई नहीं जीतना है। आपका मन बोल रहा है कि छोड़ दे, लेकिन आप उसको लगातार पढ़ते रहेंगे तो इससे क्या होगा ना, इससे आपके अंदर संकल्प शक्ति विकसित होगा कि भैया हम जब तक जो काम सोच लेते हैं वो पूरा करते हैं। आज यदि आप एक वीडियो परफेक्ट नहीं कर पाएंगे दोस्त, आप 1 घंटा का वीडियो नहीं देख पाएंगे, तो कल जिंदगी का लड़ाई यदि आपको 10 साल तक लड़ना पड़े तो कैसे लड़ पाएंगे, तो फिर अपना चकनाचूर हो जाएंगे। इसलिए अपने माइंड को एकदम सेटल कीजिए और लगाइए उस चीज को पाने में। और कहते हैं ना, जिंदगी का सबसे खूबसूरत सा राज यही है ना कि कभी जिंदगी आपको देता नहीं है, जिंदगी लौटाता है जो कभी ना कभी आप इसको दिए हैं। तो आप लोग जितना ज्यादा आज मेहनत से लबालब करके जिंदगी को देंगे, आपको उतना ही ज्यादा रिजल्ट आपको लौटाएगा। आइए हम लोग प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न है दोस्त, समझिए। तो वर्ग 16 के तत्वों में पहला सवाल यही है कि इसको कैल्कोजेंस क्यों बोलते हैं। वर्ग 16 के तत्वों को कैल्कोजेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि कैल्कोजेंस का मतलब होता है अयस्क निर्माता। आप जो चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे उसमें हमने आपको बहुत बात सिखाया कि जितना भी आप लोगों का चैप्टर नंबर 6 में आप लोग अयस्क पढ़े, उसमें सल्फर था या फिर आपका ऑक्सीजन रहता था। यानी कहने का मतलब, और सल्फर और ऑक्सीजन तो है तो वर्ग 16 का तत्व है, यानी ये अयस्क निर्माता में, अयस्क के निर्माण में भूमिका अदा करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कैल्कोजेंस बोलते हैं। यानी आप एक बात से क्लियर हो चुके हैं कि कैल्कोजेंस क्यों बोलते हैं। तो बोलेंगे वर्ग 16 के तत्व अयस्क निर्माण में सहायक होते हैं, यही कारण है कि वर्ग 16 के तत्वों को कैल्कोजेंस कहते हैं। कोई चैल्कोजेंस ही बोलते हैं, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये पहला सा खूबसूरत सा बात था। लेकिन अगला खूबसूरत सा बात है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था से। आपसे ये सवाल पूछता है कि बताइए इसका ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था जो होता है ना, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था -2 होता है। लेकिन कभी कभी इसका ऑक्सीकरण अवस्था +1 हो सकता है, कभी कभी इसका ऑक्सीकरण अवस्था +2 हो सकता है, कभी कभी इसका ऑक्सीकरण अवस्था -1 भी हो सकता है। लेकिन सवाल उठता है कब और क्यों, ऐसा क्यों। तो समझिएगा, यहां पर इसमें आपका O2F2 में यदि देखा जाए ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था, तो एक्चुअली तो दिखाता ही है -2, लेकिन कहते हैं ना कि इससे भी कोई ताकतवर यदि आ जाए ना तो इसका माइनस दिखाने का औकात खत्म हो जाता है। और ऑक्सीजन से ताकतवर होता है फ्लोरीन, इसलिए अब ऑक्सीजन बोलता है परमिशन से, फ्लोरीन से ऑर्डर मांगता है कि भैया अब बताइए आपका क्या परमिशन है। तो बोले कि हम तो पहले -1 रख देंगे बालक, और 2 है तो हमारा 2 का कहानी खत्म हुआ, अब तुम जानो क्या करोगे। तो बोले कि ठीक है, हम अपना अज्ञात रखते हैं, और बराबर में कोई नहीं तो 0, -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, और यहाँ पर 2x, तो बालक की गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, यानी 2 से 2 खत्म हो गया, कितना हो गया 1, यानी हमारा इसका ऑक्सीकरण अवस्था कितना रहा है +1। वही इसमें OF2 में यदि गौर फरमाया जाए तो फ्लोरीन तो बोल रहा है कि -1 और 2 गया, तो हम लोग मान लिए इसका x हो गया बराबर 0 हो गया, x बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, ये बात खत्म हुआ। बोले कि ओके।
ये तो बात खत्म हुई, हम समझ चुके हैं कि x का हमारा +1 आया और x बराबर हमारा +2 आया, यानी O2F2 में हमारा +1 और OF2 में हमारा कितना हो गया +2। और आपसे बोले कि H2O2 में कितना होगा, H2O2 में कितना होगा, हाइड्रोजन कितना होता है 1 और 2 है तो 2 से गुना, और ऑक्सीजन का निकालना है x और उसका ऐसा कर दे। बोले ठीक है, अब +2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 और 2x यहाँ पर रुक गया है, और निकालना है तो -2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर -1। हालांकि ये पीछे वजन है, इसमें H2O2 में क्या होता है ना, पैरोक्साइड बंधन, इसको हम लोग बोलते हैं पैरोक्साइड बंधन, पैरोक्साइड बंधन, पैरोक्साइड बंधन होता है। बोले कि अच्छा ठीक है, पैरोक्साइड बंधन पाया जाता है। थोड़ा लॉजिक समझ लीजिएगा और कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा का बहुत सा आपको फील देंगे। सुनिएगा, देखिए यहाँ पर क्या कहानी है। देखिए जैसे आप लोगों से यहाँ पर सवाल पूछा गया कि बताइए कि O2F2 या OF2 की में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था धनात्मक क्यों दिखाता है, धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दिखाता है। तो हम लोग जाहिर से और सिंपल से बात में यही बोलेंगे, क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से अधिक होती है, यही कारण है कि ऑक्सीजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। यानी सब में दिखाता है माइनस क्योंकि उससे ताकतवर है, लेकिन इससे भी कोई ताकतवर आ जाए ना तो यहाँ पर इसका औकात नहीं है ना कि माइनस दिखाए, क्योंकि फ्लोरीन ताकतवर है। बोलेंगे ठीक है सिंपल है सर, लेकिन इसमें क्या बोलेंगे सर, H2O2 में पूछ देगा कि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था -1 क्यों होता है। तो आप लोग इस बात को हम लोग यहीं पर हम लोग बात को पुट करेंगे क्या दोस्त, बोलेंगे कि H2O2 में, यहां से थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं, H2O2 में समझ लीजिएगा मेरी बातों को, उसके बाद आपको अच्छा सा फील आएगा। देखिए H2O2 में पैरोक्साइड बंधन पाया जाता है, यही कारण है कि इसका ऑक्सीकरण अवस्था -1 होता है। खत्म बस यही तक है। तो इसमें एक और हम लोग इस जो दूसरा नंबर सवाल है इसमें एक और बात को हम लोग ऐड कर लेते हैं क्या, कि O2 जो होता है ना वो द्विपरमाणुक अणु के रूप में गैस क्यों होता है, और ये आपसे पूछता है कि सल्फर अष्टपरमाणुक अणु के रूप में ठोस क्यों होता है। ये आपसे कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि ऑक्सीजन द्विपरमाणुक अणु के रूप में गैस क्यों होता है और हमारा सल्फर अष्टपरमाणुक अणु के रूप में ठोस क्यों होता है। पहले तो हम बोलेंगे कि ऑक्सीजन का परमाणुक आकार छोटा होता है और इसमें रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होता है। मेरे बातों को समझ लीजिएगा, ऑक्सीजन का परमाणुक आकार छोटा होता है और इसमें रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होता है, इसलिए इस ऑक्सीजन के बीच द्विबंधन होने के कारण आप जानते हैं, हमसे पूछे कौन ज्यादा ताकतवर है, डबल बॉन्ड वाला ताकतवर है या फिर सिंगल बॉन्ड वाला ताकतवर है। आप बोलेंगे कि सर डबल बॉन्ड वाला, लेकिन तो डबल बॉन्ड वाला ताकतवर है तो ज्यादा मजबूती से खींचेगा, जब ज्यादा मजबूती से खींचेगा तो इसको हमारा होना चाहिए ठोस और इसको होना चाहिए गैस, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों सर? अरे भैया यही तो केमिस्ट्री है, जैसा सोचेंगे वैसा होगा नहीं। आपका लाइफ ही केमिस्ट्री है दोस्त, जैसा सोच रहे हैं ऐसा होगा नहीं। तो कहने का मतलब हर पल आपको ट्विस्ट मिल रहा है। तो आप लोगों को यहां पर देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या है। तो हम लोग एक तो वजह ये निकला ना कि ऑक्सीजन का परमाणु आकार छोटा और इसमें रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होता है, ठीक है, जिसके कारण इसके बीच वांडर वॉल आकर्षण बल कार्य करता है, वांडर वॉल आकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है ना, वांडर काल नहीं है, वांडर वॉल आकर्षण बल कार्य करता है। यही कारण है कि ये द्विपरमाणुक अणु के रूप में गैस होता है, जबकि सल्फर में एस और एस के बीच एकल बंधन होता है जो कि अपेक्षाकृत मजबूत बंधन होता है। यही कारण है कि हमारा इसके बीच ठोस होता है, ऐसे ठोस होता है। यानी कुल मिलाजुला का बात यह है कि इसका आकार छोटा होना, रिक्त डी कक्षक का अनुपस्थित होना और इसमें वांडर वाला आकर्षण बल पाए जाने का कारण ये गैस होता है और इसमें ऐसा नहीं होता है। अब मन कर रहा है कि छोड़ दे दोस्त, कहते हैं ना कि दुख के बाद सुख का नजारा आएगा, ये दुख के बाद सुख का नजारा आएगा दोस्त। आप लोगों को इत्मीनान रखना है क्योंकि आज अब ये क्वेश्चन हार्ड हुआ लेकिन अगला तो आसान आएगा, अभी छोड़ देंगे तो वो क्या मिलेगा। तो थोड़ा रुकिए, थोड़ा सब्र कीजिए दोस्त, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। आइए हम लोग तीसरा सवाल पर आते हैं। ये दूसरा पर हम थोड़ा अटैच कर दिए सवाल को। हालांकि पहला सवाल हम आपको बताया कि कैल्कोजेंस क्यों कहते हैं और दूसरा सवाल हमने आपको बताया, दूसरा सवाल की ऑक्सीकरण अवस्था के संदर्भ में बताया, और तीसरा चलिए हम लोग आते हैं कि हम आपसे पूछेंगे कि बताइए H2O दे दिए, यहाँ पर H2S दे दिए, आपसे H2AC दे दिए, तो हम लोग बोलें किसी वर्ग में ऊपर से जब नीचे आएंगे ना तो आकार हमारा बालक बढ़ता जाता है। आकार बालक बढ़ता जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन है जो दूर है वो क्या होगा, मतलब निकलता जाएगा। अब बोले कि किसमें से हाइड्रोजन को आसानी से निकाल पाएंगे, इसमें से सर इसमें से हाइड्रोजन को आसानी से निकाल देंगे। क्यों सर? क्योंकि इसका आकार सर बड़ा है, तो जब आकार बड़ा है उसमें से हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगा, हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगा तो आसानी से दान हो जाएगा हाइड्रोजन। उसी को तो अम्ल कहते हैं। अम्ल किसे कहते हैं? 10th क्लास का परिभाषा याद
याद रखिए तो बोले कि जो H प्लस आयन का दान करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जो आसानी से H प्लस आयन का दान कर दे उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो यही तो परिभाषा हम लोग बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, कैसे हम लोग इस परिभाषा को बोलेंगे, मेरी बातों को दोबारा सुन लीजिए। आपसे पूछ देगा कि बताइए H2O के तुलना में H2AC H2S सबल अम्ल है क्यों, H2O की तुलना में H2S सबल अम्ल है क्यों। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे क्योंकि H2O की तुलना में H2S का परमाणु आकार बड़ा होता है, जिसके कारण यह आसानी से H प्लस आयन को दान कर सकता है। यही कारण है कि एक सबल अम्ल है। खत्म, बस इतना ही है दोस्त। और यही आप लोग पूछता है ना कि अपचायक प्रवृत्ति, तो वो भी ऊपर से नीचे आने पर अपचायक प्रवृत्ति बढ़ता है। अपचायक प्रवृत्ति मतलब इलेक्ट्रॉन को दान करने की प्रवृत्ति बढ़ता है। अपचायक प्रवृत्ति मतलब इलेक्ट्रॉन का दान करने की प्रवृत्ति। तो हम लोग ऐसे ही बोलेंगे। आपसे पूछ देगा कि H2S के तुलना में H2AC सबल अपचायक है क्यों, प्रबल अपचायक है क्यों। तो बोलेंगे किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता बढ़ता है, और यही कारण है कि H2S के तुलना में H2AC सबल अपचायक है। यानी अपचायक में बोलना है इलेक्ट्रॉन आसानी से दान होगा, और सबल अम्ल बोला है आसानी से H प्लस आयन का दान होगा। बस थोड़ा सा अंतर है कि उसमें हम लोग बोल रहे हैं कि आसानी से H प्लस आयन का दान होगा, और इसमें बोल रहे हैं कि आसानी से इलेक्ट्रॉन का दान होगा। बातें क्लियर हुई है, सिंपल हुई दोस्त। ये खूबसूरत सा अंदाज, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे ना तो बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलने वाला है। चलिए एकदम बढ़िया से आप लोग याद रखेंगे। बोल के ठीक है सर, एक्चुअली ये तो बातें क्लियर हो चुकी है। यानी पहला आपने हमको सिखाया कि कैल्कोजेंस क्यों बोलते हैं, दूसरा ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में बताया, और तीसरा जो आपको बताया कि अम्लीय गुण जो होता है ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, क्योंकि आकार बढ़ने के चलते H प्लस आयन आसानी से दान हो जाता है। फिर चौथा आप बताया कि अपचायक प्रवृत्ति के बारे में। चलिए ओके सर, क्लियर हो गया। फिर पांचवा सवाल हम लोग का है कि H2O द्रव है जबकि H2S गैस। ऐसा क्यों? क्योंकि H2O में हाइड्रोजन अबंध पाया जाता है। हाइड्रोजन अबंध समझते हैं, जब हाइड्रोजन प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ अबंध बनाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग हाइड्रोजन अबंध बोलते हैं। कैसे बोलेंगे? तो चूंकि H2O में हाइड्रोजन प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व ऑक्सीजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन अबंध बनाता है, हाइड्रोजन अबंध बनाता है, जिसके कारण H2O द्रव है, जबकि H2S में कमजोर वांडर वल आकर्षण बल कार्य करता है, इसलिए H2S गैस है। यानी डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है जिसके चलते द्रव होता है, और इसमें हमारा वांडर वल आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण ये गैस है। जो लोग भी ये बात को समझ रहे होंगे ना, वो क्या करेंगे, अपना हैंड राइटिंग नोट्स थोड़ा अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जो लोग भी लास्ट तक जुड़े रहते हैं वो चीज़ को कर सकते हैं। आज यदि नहीं लिख पा रहे हैं, स्मार्ट वर्क चाहिए, तो आप लोग हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। पीछे के वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में हमने नंबर भी दिया हुआ है, तो उसमें हम लोग टीम के मेंबर से यदि करते हैं तो हर तरीके से आपको हेल्प किया जाएगा। हम आपके हेल्प करने के लिए हैं दोस्त। आप बोलिए सही, कुछ भी प्रॉब्लम ना केमिस्ट्री में तो आप लोग बोलिए, हर तरीके से हेल्प किया जाएगा। ओके, चलिए आते हैं छठा नंबर सवाल। आपसे बोल रहे हैं कि SF6 पाया जाता है जबकि ACl6 नहीं पाया जाता है। ऐसा क्यों सर? SF6 पाया जाता है, ACl6 नहीं पाया जाता है, ऐसा क्यों सर? इसके पीछे वजह बताइए। हम बोले कि एक छोटा सा यहाँ पर लड़का है, छोटा सा लड़का, और उसका बाह पकड़ के इतना बड़ा बड़ा इंसान 6 को चारों तरफ से खींच रहा है ऐसे, तो क्या बताइए इसका बाह बचेगा? नहीं ना। क्या ये बंधन बन पाएगा? नहीं ना। अब एक बड़ा सा इंसान है यहाँ पर, अब उसका छोटा छोटा लड़का चारों तरफ से खींच रहा है, तो क्या ये बंधन बन पाएगा? हाँ सर, बन पाएगा, और ये चारों तरफ चकवा चक घूम पाएगा। यानी चूंकि यहाँ पर जो सल्फर है ना, और यहाँ पर फ्लोरीन है चारों तरफ से पकड़ा हुआ, फ्लोरीन है चारों तरफ से पकड़ा हुआ, ठीक है ना, और यहां पर कौन है? क्लोरीन है। तो सल्फर से बड़ तो क्लोरीन ही हो गया ना। सल्फर से बड़ कौन हो गया? क्लोरीन। तो क्लोरीन का परमाणु आकार क्या होता है? बड़ा होता है। क्लोरीन का परमाणु आकार क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, क्लोरीन का परमाणु आकार क्या होता है? बड़ा होता है। तो हम लोग इसी बात को हम लोग लिख लेंगे, और क्या लिखेंगे और कैसे बोलेंगे, मेरी बातों को थोड़ा दोबारा आप लोग सुनिएगा। हम लोग इस प्रकार से आप लोगों से बोलेंगे कि कैसे हम लोग बोलने वाले हैं कि चूंकि SF6 में फ्लोरीन का परमाणुक आकार छोटा और विद्युत ऋणात्मकता का मान ज्यादा, यानी इसका आकार छोटा है और इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा ज्यादा, इसलिए बंधन आसानी से बन पाता है। तो बोलेंगे SF6 में फ्लोरीन का परमाणुक आकार छोटा और इसके विद्युत ऋणात्मकता का मान अधिक होने के कारण SF6 का निर्माण हो पाता है, जबकि क्लोरीन का परमाणुक आकार अपेक्षाकृत बड़ा और विद्युत ऋणात्मकता के मान में कमी आने के कारण HCl6 का निर्माण संभव नहीं है। आसान है दोस्त, ये छठा नंबर बात आप लोगों को बता दिए। ओके, सातवां नंबर है ऑक्सीकारक अपचायक के बारे में बार बार सवाल पूछता है। आपसे पूछ देगा कि ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक है क्यों। आपसे पूछेगा SO2 क्या है, ऑक्सीकारक है कि अकारक है कि दोनों है। आपसे पूछेगा कि H2SO4 ऑक्सीकारक है कि अकारक है। आपसे पूछेगा कि H2S ऑक्सीकारक है कि अकारक है। इस तरीके से बहुत सारा सवाल आता है। तो हम लोग कैसे करेंगे इस सवाल को? पहले ये वाला खास थोड़ा स्पेशल तरीके से इसको बताते हैं कि ओजोन है, ओजोन विघटित होकर नवजात ऑक्सीजन बनाता है। मेरे बातों को समझिएगा, हम क्या बोलेंगे कि ओजोन विघटित होकर नवजात ऑक्सीजन बनाता है। ओजोन विघटित होकर क्या बनाता है? नवजात ऑक्सीजन बनाता है।
ओजोन विघटित होकर क्या बनाता है, नवजात ऑक्सीजन बनाता है, जो कि एक प्रबल ऑक्सीकारक के जैसा व्यवहार करता है। यही कारण है कि ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक है। ओजोन कैसे हम लोग प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो बोलेंगे कि ओजोन विघटित होकर नवजात ऑक्सीजन बनाता है, जो कि एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। यही कारण है कि ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक है। खत्म हुआ। आपसे यहां पर पूछ दे कि इसका ऑक्सीकरण, इसका ऑक्सीकारक है कि अकारक, तो इसके पीछे लॉजिक है। वर्ग 16 का तत्वों का जो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होता है +6 होता है और न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था -2। अब यहाँ पर यदि सल्फर का निकालना होगा ऑक्सीकरण, तो इसको x माने और ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 2 को इतना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4, यानी इसका ऑक्सीकरण अवस्था कितना हो जाएगा +4। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया 1 गुना 2 और सल्फर कितना हो गया x -2 गुना कितना हो गया 4 बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा +6 और हाइड्रोजन कितना होता है 1 और गुना 2 और यहाँ पर हो गया x बराबर 0। इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं चीज़ों को और खूबसूरत सा इस चीज़ में ऐड करते हैं, आपको बहुत सा अच्छा फील आएगा। देखिए इस तरफ सुनिए, तो यहाँ पर हम लोग कैसे कर रहे हैं थोड़ा देख लीजिएगा दोस्त, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था कितना आया +4, यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था कितना आया +6, यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था कितना आया -2। अच्छा यह एक बात याद रखिए, यदि किसी तत्व के ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ाया जा सकता है उसको अपचायक या अकारक कहते हैं। यदि किसी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ाया जा सके उसको क्या कहते हैं, उसको अकारक या अपचायक कहते हैं। लेकिन यदि किसी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या घटाया जाए उसको ऑक्सीकारक। अच्छा बताइए इसका +4 हुआ, तो +4 है तो इसको तो घटा भी सकते हैं -2 तक, इसको बढ़ा भी सकते हैं +6 तक, तो ये घट भी सकता है और ये बढ़ भी सकता है, इसलिए ऑक्सीकारक अकारक दोनों है। लेकिन इसमें यदि बात करें तो इसका ऑक्सीकरण अवस्था +6, अब इसको बढ़ने की संभावना खत्म, ये केवल घट सकता है। तो यदि घटेगा तो क्या कहलाएगा, घटेगा तो क्या कहलाएगा, तो यदि घटता है ना तो ये क्या हो जाएगा आपका, यदि ये घट रहा है तो क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीकारक। और ये इसका -2 है, अब इससे हमारा कम नहीं जा सकता, अब इसका संभावना कि बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा अकारक या अपचायक। खत्म हुआ। उसके बाद आपसे पूछता है ओलियम का सूत्र क्या होता है, तो ओलियम का सूत्र याद रखिएगा H2H2O7 होता है, ठीक है ना। और आपसे पूछेगा ओजोन का एरोसेल क्या है, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये भी आप लोग का ऑब्जेक्टिव नुमा आप लोग का सवाल बनता है। फिर आपसे पूछेगा क्या कि सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है SO2 जो है वो प्रदूषण कारक क्या है या अम्लीय वर्षा क्या है, ये पूछेगा। SO2 प्रदूषक कारक क्या है, प्रदूषण क्यों फैलाता है, ये आपसे पूछ देगा। अम्लीय वर्षा क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि चूंकि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, मेरी बातों को समझ लीजिएगा कैसे बोलेंगे, चूंकि SO2 ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जलवाष्प से अभिक्रिया कर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, जो वर्षा के रूप में नीचे आता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा बोला जाता है। बोले कि ठीक है सर, यानी हम जान चुके हैं कि ये हमारा प्रदूषण क्यों फैलाता है, क्योंकि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड ऊपर चला जाएगा बादल में और वहां पर बारिश के बूंदों के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगा और बरसात के ऋतु वर्षा के रूप में नीचे आएगा, जिसे हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। यही कारण है कि हमारा SO2 जो होता है ना वो प्रदूषण कारक होता है। और फिर उसके बाद हम लोग अगला सवाल पर आते हैं कि भैया आपसे कभी कभी पूछता है ना कि O2, आपसे पूछता है कि O2 अणुचुंबकीय व्यवहार क्यों करता है, ठीक है ना। O2 अणुचुंबकीय व्यवहार, यानी जब भी अणुचुंबकीय व्यवहार के संबंध में यदि कोई भी सवाल होगा ना इस तरीका के बोल रहे हैं। ऑक्सीजन के बारे में बोले कि इसको बोलता है डाई ऑक्सीजन, इसको बोलता है क्या, डाई ऑक्सीजन अणुचुंबकीय व्यवहार करता है क्यों, अणुचुंबकीय व्यवहार करता है क्यों। एक ये सवाल है कि डाई ऑक्सीजन, अरे बात पागल क्या क्या लिख रहे हैं, डाई ऑक्सीजन मेरे बातों को समझ लीजिए, इसको क्या बोल रहे हैं, डाई ऑक्सीजन अणुचुंबकीय व्यवहार क्यों प्रदर्शित करता है। और दूसरा सवाल पूछता है कि वाष्पशील अवस्था में सल्फर अणुचुंबकीय व्यवहार क्यों प्रदर्शित करता है। दोनों सवाल लेकिन जवाब एक ही है। आपसे ऑक्सीजन के बारे में यदि पूछ देना कि डाई ऑक्सीजन अणुचुंबकीय व्यवहार क्यों प्रदर्शित करता है, तो हम लोग बोलेंगे कि जब इसका आणविक कक्षक इलेक्ट्रॉनिक बेस, परमाणुविक इलेक्ट्रॉनिक नहीं बोल रहे हैं, परमाणुविक कक्षक इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 से निकालते हैं ना, तो जो आणविक कक्षक इलेक्ट्रॉन यानी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को सजाने के लिए परमाणुविक कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहिए, ऐसे अणु में सजाने के लिए आणविक कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहिए, जिसका सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s ऐसे। तो ये विधा सिग्मा वालों को बोलते हैं आबंधित आणविक कक्षक और स्टार वाले को बोलते हैं क्या, प्रति आबंधित आणविक कक्षक। तो होता क्या है कि ऐसे ही पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py
2py ऐसे, तो इसके बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग जो भी स्टार लग जाता है ना उसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रति आबंधित आणविक कक्षक। तो बोलिए कि सर इतना हमको लोचा मत समझाइए, व्हाट इज द समरी ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या समरी है। तो बोलेंगे कि चूंकि चूंकि ऑक्सीजन का आणविक कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर इसके प्रति आबंधित आणविक कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और जब भी अयुग्मित, फिजिक्स और केमिस्ट्री, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो हमारा अणुचुंबक के जैसा व्यवहार करता है। समझ में आया, फिर से बोले, चूंकि ऑक्सीजन का आणविक कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर, आणविक कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर इसके आबंधित आणविक कक्षक इसके प्रति आबंधित आणविक कक्षक, स्टार वाले को बोलते हैं प्रति आबंधित आणविक कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। यही कारण है कि यह अणुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। खत्म हुआ। इस तरीके से हम लोग जवाब कर लेंगे। फिर लास्ट में पूछ देता है कि बताइए कि ऑक्सीजन आखिर वर्ग 16 में क्यों ऐसा भैया असमान व्यवहार प्रदर्शित करता है और किन किन गुणों में। तो बोलेंगे कि ऑक्सीजन, इसका क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का आकार छोटा होता है, इसका विद्युत ज्यादा होता है और इसमें रिक्त कक्षक अनुपस्थित होता है। 3 वजह है जिसके चलते भिन्न गुण प्रदर्शित करता है। और किन किन गुणों में, तो पहला गुण है कि ऑक्सीजन जो होता है ना द्विपरमाणुक अणु के रूप में क्या होता है, गैस होता है, जबकि और सब ठोस होता है। फिर बोलेंगे कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन आबंध बनाता है जबकि और सब नहीं होता है। ऑक्सीजन का हाइड्राइड ड्रॉ होता है जबकि और सबका नहीं होता है। तो ये सब भैया अलग अलग इसमें भिन्नता पाया जाता है। बोले ठीक है, अब वर्ग 17 स्टार्ट कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। आइए, वर्ग 17 में सवाल है ना कि वर्ग 17 के तत्व को क्या कहा जाता है। वर्ग 17 के तत्वों को हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजेंस बोलते हैं। सर बोल हैलोजेंस क्यों बोलते हैं सर, हैलोजेंस का मतलब होता है लवण निर्माण करने वाला, लवण का निर्माण। तो आप लोग देखेंगे जितना भी NaCl, HCl, HBr, HBa जितना भी लवण होता है ना उसमें HCl का इस्तेमाल देखे थे, कभी इस्तेमाल करते होंगे। बोले हो सर बहुत देखे हैं, 10th क्लास में तो पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते होंगे। ओके। तो हम लोग क्या बोलेंगे दोस्त, कैसे हम लोग चीजों को करेंगे, और थोड़ा देखिएगा खूबसूरत सा अंदाज आपके चेहरे पर आएगा। हम जो बोल रहे हैं उस चीज को यदि समझ ले तो हम आपसे बोल रहे हैं कि वर्ग 17 के तत्वों को हैलोजेंस क्यों कहा जाता है, पहला सवाल। तो आप बोलेंगे यही कि वर्ग 17 के तत्व लवण निर्माण में सहायक होते हैं। किसके, लवण निर्माण में सहायक होते हैं। यही कारण है कि वर्ग 17 के तत्वों को हैलोजेंस कहा जाता है। खत्म। और जानते हैं, प्यारा सा सवाल है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता कभी कहता है इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो मान होता है ना वो क्लोरीन के अपेक्षाकृत कम होता है। क्यों, मतलब क्लोरीन से क्यों कम हो गया भैया, इलेक्ट्रॉन को बांधने की क्षमता इसका तो भैया ज्यादा होना चाहिए, लेकिन कम क्यों होता है। और केमिस्ट्री ऐसा ही है, सब होता है लेकिन कुछ नहीं होता है, और वही पूछता है बालक। देखिए देखिए, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की अपेक्षाकृत कम होता है। इसके पीछे वजह क्या है, तो फ्लोरीन का आकार छोटा होता है। देखिए इसके बाहरी कक्षा में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, अब इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फ्लोरीन का तुलना में क्लोरीन का आकार बड़ा होगा। अब बोले कि एगो रूम है, एगो छोटा सा रूम है, एगो बड़ा सा रूम है। अब छोटा सा रूम में 7 आदमी रहेगा तो बहुत कंजेस्टेड होगा ना, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान है, लेकिन बड़ा सा रूम में 7 इलेक्ट्रॉन में फैल से बैठा हुआ है तो उसको बाहर निकालना कठिन है। यही कहानी इसमें बोलने वाले हैं। क्या बोलेंगे फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में, बोलेंगे फ्लोरीन का परमाणु का आकार छोटा होने के कारण इसके इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण, इसके जो इलेक्ट्रॉन है ना वो ठेला ठेली, अब छोटा सा है ना, अब मान लीजिए कि आप ही को 10 लोग मतलब ठेला ठेली नहीं होगा, तो वही बात यहां पर हो रहा है। बोलेंगे क्या, यहां पर क्या बोलेंगे कि फ्लोरीन का परमाणु के आकार छोटा होने के कारण इसके इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण बहुत अधिक होता है, और प्रतिकर्षण बहुत अधिक होने के कारण, फिर मेरे बात को फिर दोबारा सुनिएगा, फ्लोरीन का परमाणु का आकार छोटा होने के कारण इसके पी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण बहुत अधिक होता है। यही कारण है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की तुलना में कम होता है। दोनों का साथ साथ हुआ है लेकिन इसका आकार छोटा होता है, यही कारण है कि ऐसा होता है। आकार छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण बढ़ जाता है। समझ में आया, तो ये दूसरा सवाल था। बोल के ठीक है सर, तीसरा सवाल बताइए। तीसरा सवाल पूछता है कि हैलोजेंस अत्यंत क्रियाशील क्यों होता है, क्यों जल्दी क्रिया करता है। अरे भैया हम बोले कि एगो इंसान को 8 को पूरा करने में 6 को चाहिए तो उसको 2 को जरूरत है, अब एगो पूरा करने 5 को है तो उसको 3 को जरूरत है, लेकिन किसी का 7 को है तो वो जल्दी ना 8 पूरा करेगा। और सब जो तत्व चाहता है ना कि भैया हमारा 8 हो, क्योंकि 8 ही अस्थाई है। जैसे सब इंसान की चाहत पैसा है, वैसे ही उस इंसान का जो चाहत है ना वो क्या है कि 8 को पूरा करना है। बोले कि अच्छा आपका भी चाहत है। नहीं दोस्त, आपका बस केवल हेल्प। आइए देखिए यहां पर लॉजिक समझिए, देखिए यहां पर देख लीजिएगा क्या क्या बोल रहे हैं, सुनिएगा मेरी बातों को। हमसे बोले कि जितना भी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी हैलोजेंस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर NH2NP5
Np5, तो इसका बाहरी कक्षा कौन हो गया N, और 2 और 5 कितना हो गया 7। इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 7। तो ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर अपने अष्टक को पूरा कर सकता है। यही कारण है कि ये बहुत अत्यंत क्रियाशील होते हैं। यानी ये समझ लेंगे यह अत्यंत क्रियाशील क्यों होते हैं। कैसे हम लोग जवाब देंगे, तो हम लोग यही बोलेंगे कि हैलोजेंस का बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर NH2Np5 प्राप्त होता है, जिससे यह स्पष्ट है कि आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर अपने अष्टक को पूरा कर पाता है। यही कारण है कि यह अत्यंत क्रियाशील होता है। ये हम लोग का कौन सा सवाल, तीसरा सवाल। अच्छा, चौथा सवाल दोस्त बहुत प्यारा है। चौथा सवाल, ये तीसरा सवाल था। चौथा सवाल आपसे पूछता है ना कि हैलोजेंस रंगीन क्यों होते हैं। हैलोजेंस रंगीन क्यों होते हैं, ये आप लोगों को सवाल पूछ देगा कि हैलोजेंस रंगीन क्यों होते हैं। तो कैसे इसका जवाब देंगे, हैलोजेंस रंगीन क्यों होते हैं। आइए देखिए दोस्त, लॉजिक समझिएगा। हैलोजेंस रंगीन हो गए क्योंकि जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो इसके बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2Np5 होता है। चूंकि बोलेंगे ऐसे कि हैलोजेंस का बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर NH2Np5 होता है, जिस कारण यह प्रकाशीय ऊर्जा को, मतलब इसका भैया ऊर्जा थोड़ा ज्यादा होता है, तो ये प्रकाश जब आता है ना, तो प्रकाशीय ऊर्जा को अवशोषित कर निम्न कक्षा से, मान लीजिए कि निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में चला जाता है। तो थोड़ा सा ऊर्जा लेके तो चलेंगे उच्च कक्षा में, लेकिन जब दोबारा आओगे ना तो दिखाओगे कि भैया हमारे अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा था, अब ऊर्जा निकलेगा। तो ऊर्जा जो निकलेगा ना, वो विकिरण के रूप में बाहर निकलता है। वही जो बाहर निकलता है ना, तो इंसान को लगता है कि वो रंगीन है। यानी आपको बोले कि भैया मार हुआ तो भाई मार भैया मार, अब गए एकदम पूरा एकदम जोश में, अब मारने लगे। और जब उधर से मार के जब पूरा एकदम खून ब्लड निकल तो भैया बहुत मारा। तो ऐसा ही कहानी यहाँ पर हो रहा है। क्या कि हमने यहाँ पर आपसे कहानी बोला, क्या बोला कहानी, थोड़ा लॉजिक समझिएगा। आपसे हम यहाँ पर ये कहानी बोले आप लोगों से कि बताइए कि इसमें क्या है और इसमें क्या है। बोलो इसमें क्या, तो बोलेंगे वर्ग 17 के तत्व के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2Np5 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉन प्रकाशीय ऊर्जा को अवशोषित कर उच्च कक्षा में चला जाता है, और पुनः जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो विकिरण का उत्सर्जन करता है, और यही कारण है कि रंगीन दिखाई देता है। खत्म यार, इतना ही है। इसको सिंपल कीजिए और लिखिए, और जो लोग को नोट्स चाहिए वो नोट्स मांगिए। ठीक है, बोले कि ठीक है सर। 4 सवाल हो चुके हैं। 5वां सवाल आपका क्या है, याद है उसमें भी 5वां सवाल हाइड्रोजन आबंध वाला था, और इसमें भी 5वां सवाल हाइड्रोजन आबंध वाला ही है। बोले कि फिर से बताइए ना कौन कौन 5वां। देखिए हाँ, आपसे पूछेगा कि HF एक द्रव है जबकि HCl एक गैस। ऐसा भी सवाल पूछ सकता है, HF द्रव है जबकि HCl ऐसा गैस। ऐसा क्यों हम लोग बोलेंगे कि चूंकि HF में हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है जबकि HCl में हाइड्रोजन आबंध नहीं पाया जाता है। यही कारण है कि HF एक द्रव होता है जबकि HCl एक गैस हो गया। कैसे हम लोग बोले, थोड़ा समझे हम बात को। बोले कि ना सर कुछ भी नहीं समझे, फिर से बताइए। हम बोलेंगे कि चूंकि HF में हाइड्रोजन प्रबल विद्युत ऋणात्मक तो फ्लोरीन के साथ मिलकर हाइड्रोजन आबंध बनाता है। यही कारण है कि HF एक द्रव है जबकि HCl में हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कमजोर वांडर वाला आकर्षण बल द्वारा जुड़ा रहता है, इसलिए एक गैस है। खत्म हुआ, यही तो है। बोले कि ठीक है सर, 5वां सवाल तो हो गया। छठा सवाल क्या है। छठा सवाल आपसे पूछता है ना कि F2 एक प्रबल ऑक्सीकारक है, प्रबल अपचायक है क्यों। ठीक है ना, यह पूछता है कि F2 एक ऑक्सो अम्ल का निर्माण क्यों करता है। यह भी सवाल पूछता है कि F2 एक ऑक्सो अम्ल का निर्माण क्यों करता है। आप जानते हैं किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, जैसे फिर कल बाहर आई आंटी। बोले अच्छा, ये केमिस्ट्री में आंटी जी बाहर आएंगी, मजाक कर रहे। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। तो बोले किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता घटेगा। इस आधार पर विद्युत ऋणात्मकता किसका ज्यादा हुआ, फ्लोरीन का। और आकार छोटा होता है और विद्युत ऋणात्मकता का मान ज्यादा होने के कारण यह प्रबल ऑक्सीकारक होता है, ये प्रबल अपचायक होता है, या एक ही ऑक्सो अम्ल का निर्माण करता है। खत्म। चाहे आपसे पूछे कि F2 एक प्रबल अपचायक है क्यों, चाहे आपसे पूछे कि F2 एक ही ऑक्सो अम्ल का निर्माण क्यों करता है, तो हम लोग बोलेंगे कि इसका परमाणु आकार छोटा। क्या बोलेंगे बात दोस्त, इसका परमाणु आकार छोटा, इसका परमाणु आकार क्या हो जाएगा, छोटा। और इसमें इलेक्ट्रॉन, विद्युत ऋणात्मकता का मान अधिक होने के कारण इसमें विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या, अधिक होने के कारण इसमें विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या, अधिक होने के कारण इसमें विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होने पर, अधिक होने के कारण यह एक ही ऑक्सो अम्ल का निर्माण करता है, यह प्रबल अपचायक कहलाता है। हो गया। तो 6 सवाल हुआ।
आइए हम लोग 7वां सवाल पर आते हैं। आपसे 7वां सवाल कहता है विरंजन की क्रिया के संदर्भ में आपसे सवाल पूछता है कि विरंजन की क्रिया क्या है, विरंजन की क्रिया क्या होता है, थोड़ा बताइए विरंजन की क्रिया। तो जैसे कोई पदार्थ है ना, तो कोई रंगीन पदार्थ को रंगहीन पदार्थ, मानिए कोई रंगीन चीज है, उसको रंगहीन पदार्थ में बदल देने की क्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विरंजन की क्रिया। तो आपसे पूछता है कि बताइए क्लोरीन की विरंजन क्रिया अस्थायी होती है जबकि सल्फर डाइऑक्साइड की विरंजन क्रिया अस्थायी, क्यों? क्योंकि वो जो क्लोरीन है ना, वो क्लोरीन देखिएगा कैसे, क्लोरीन जो है वो जलवाष्प से अभिक्रिया कर, यानी जब क्लोरीन जब जलवाष्प से अभिक्रिया करता है ना तो नवजात ऑक्सीजन बनाता है, और ये नवजात ऑक्सीजन जो है ना वो आपका रंगीन पदार्थ के साथ अभिक्रिया कर रंगहीन पदार्थ में बदलता है, रंगहीन पदार्थ में बदलता है। जबकि सल्फर डाइऑक्साइड वो जलवाष्प से अभिक्रिया कर नवजात हाइड्रोजन बनाता है, और इसमें नवजात हाइड्रोजन जो है ना, नवजात हाइड्रोजन जो है ना वो रंगीन पदार्थ में क्या करता है, परिवर्तित करता है। सुनिएगा हम लोग कैसे बोल रहे हैं कि क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन की विरंजन क्रिया अस्थायी क्यों और इसका रंगहीन ऐसा क्यों होता है। चलिए समझिए, हम लोग ऐसे बोलेंगे इस चीज को, थोड़ा समझ लीजिएगा। देखो दोस्त, लॉजिक से आपको लगेगा। देखिए इस तरफ बोले कि क्लोरीन की विरंजन क्रिया अस्थायी क्यों होती है, तो बोलेंगे चूंकि क्लोरीन जलवाष्प से अभिक्रिया कर नवजात ऑक्सीजन बनाता है, और ये नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ को रंगहीन पदार्थ में परिवर्तित करता है। देख रहे इसमें ऑक्सीजन का योग हुआ है, इसलिए अब क्रिया में ऑक्सीकरण होता है, इसलिए प्रक्रिया अस्थायी होती है। जबकि सल्फर डाइऑक्साइड जलवाष्प से अभिक्रिया कर नवजात हाइड्रोजन बनाता है, और यह रंगीन पदार्थ को रंगहीन पदार्थ में परिवर्तित करता है। चूंकि इसमें क्या हो रहा है, अवकरण की क्रिया हो रही है, इसलिए ये हमारा क्या होता है, क्योंकि इसमें अवकरण की क्रिया हो रहा है इसलिए इसमें क्या होता है, ये हमारा अस्थायी होता है। क्लियर हुआ कि आपसे पूछ दे क्लोरीन जो है आपका अस्थायी हुआ क्यों, क्लोरीन की विरंजन क्रिया क्योंकि उसमें ऑक्सीकरण हो रहा है और इसमें हमारा क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। बोले कि ठीक है सर, ये बहुत अच्छा रहा हमारा। तो हम लगभग 7 सवाल इसमें कराए, 15 सवाल आप लोग कराए, 15 सवाल आप लोग कराए वर्ग 15 में, ठीक है ना, 15 सवाल आप लोग वर्ग 15 में कराए। उसके बाद वर्ग 16 में लगभग आपको 10 सवाल कराए, और फिर आप लोग का वर्ग 17 में 7 सवाल करा है, वर्ग 18 में 6 सवाल है, ठीक है ना। और 6 सवाल में 4 सवाल का 4 गो सवाल अलग अलग है, लेकिन उसका जवाब एक ही है। देखिए वर्ग 18 के तत्वों को शून्य वर्ग का तत्व क्यों कहा जाता है, शून्य वर्ग का तत्व या शून्य संयोजकता वाले तत्व क्यों कहा जाता है, ये पहला सवाल आपसे पूछ सकता है। दूसरा सवाल पूछेगा कि इसे निष्क्रिय गैस क्यों कहा जाता है, निष्क्रिय गैस क्यों कहा जाता है। आपसे तीसरा, इसका आयनन ऊर्जा का मान अधिक होता है क्यों, आयनन ऊर्जा का मान अधिक होता है क्यों, ये भी आपसे सवाल पूछेगा। और आपसे ये भी पूछेगा कि चौथा, ये आप लोग का हो जाएगा, शून्य वर्ग का तत्व क्यों कहा जाता है, निष्क्रिय गैस किसे क्यों कहा जाता है, आयनन ऊर्जा के क्यों कहा जाता है। और चौथा आप लोग से पूछ सकता है कि इसका अस्थायित्व अधिक होता है क्यों, यानी 4 सवाल है लेकिन जवाब एक ही है। बोले सर क्यों, तो चारों सवाल का एक ही जवाब, यानी 4 सवाल हम लोग एक ही में समेट लेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त, क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे। जो भी वर्ग 18 के तत्व का सवाल होगा ना, लगभग यही, केवल 2 डिफरेंट होता है। देखिए इस तरफ वर्ग 18 के तत्व हम बोलेंगे कि वर्ग 18 के तत्वों का बाह्यतम कक्षम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर NH2Np6 प्राप्त होता है। चूंकि वर्ग 18 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्यतम कक्षक की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर NH2Np6 प्राप्त होता है, जो कि पूर्ण रूप से भरी हुई कक्षक होता है। अब ये पूर्ण रूप से भरा है, और जब पूर्ण रूप से भरा है तो कोई उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहेगा तो उसको कितना ताकत लगाना पड़ेगा, ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा, इसलिए इसका आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा। आयनन ऊर्जा मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा। अब जब कोई पूर्ण रूप से भरा ही है तो उसको आसानी से निकाल पाएंगे नहीं, तो ऐसा हो जाएगा। बोल के ठीक है सर ये निष्क्रिय क्यों होता है, अब जिसका 8 को भरा ही है वो क्यों दूसरे से क्रिया करेगा, सब 8 के लिए हो रहा है, जब इसका 8 भरा है तो क्यों दूसरे से क्रिया करेगा, और जब इसका दूसरे से क्रिया नहीं करेगा तो अस्थायी न कहलाएगा। बोल के ठीक है सर, यानी और इसका शून्य वर्ग का तत्व शून्य संयोजकता क्यों कहता है, क्योंकि हम लोग 8 से 8 में घटाकर उसका संयोजकता निकालते हैं। मान लीजिए कि हम 8 जिसकी इसका बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन निकला, तो बोले कि 8 उसका बाहरी कक्षा इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा, संयोजकता कितना हो जाएगा 2। लेकिन यदि किसी का 8 ही है तो भाई क्यों दूसरा से क्रिया करेगा, करेगा ही नहीं। तो हम लोग ये जो है ना शून्य वर्ग का तत्व, या चारों सवाल जवाब एक ही बोलेंगे। क्या, चूंकि वर्ग 18 के तत्वों के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर NH2Np6 प्राप्त होता है, जिसके कारण
जिसके कारण इससे आसानी से इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाला जा सकता है। यही कारण है कि इसका एनोड का मान अधिक होता है, इसका अस्थायित्व तो अधिक होता है। यही कारण है कि इसका निष्क्रिय गैस कहा जाता है और इसे शून्य वर्ग का तत्व कहा जाता है। चारों सवाल का एक बार खत्म कर दिए। पांचवा सवाल है कि इसका परमाणुक आकार बड़ा क्यों होता है। इसका परमाणुक आकार बड़ा क्यों होता है। ये सवाल आपसे पूछ दे कि परमाणुक आकार बड़ा क्यों होता है, तो जवाब एक ही बोलेंगे, इसमें वान डेर वाल्स त्रिज्या पाया जाता है। तीन प्रकार के त्रिज्या होता है, एक आयनिक त्रिज्या होता है, एक आयनिक त्रिज्या होता है, एक सहसंयोजक त्रिज्या होता है, एक वान डेर वाल्स त्रिज्या पाया जाता है। तो चूंकि इसमें वान डेर वाल्स त्रिज्या सबसे बड़ा त्रिज्या होता है, वान डेर वाल्स त्रिज्या देखते हैं वर्ग 18 के तत्वों में इधर से किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है, लेकिन वर्ग 17 तक सबसे घट जाता है, लेकिन वर्ग 18 में अचानक बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें वान डेर वाल्स त्रिज्या पाया जाता है। क्या बोलेंगे? आपसे पूछेगा कि वर्ग 18 के तत्वों का परमाणुक आकार सबसे बड़ा होता है, क्यों? तो बोलेंगे कि वर्ग 18 तक के तत्वों का बाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर NH2NP6 पाया जाता है तथा इसमें वान डेर वाल्स त्रिज्या पाया जाता है। हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे क्योंकि वर्ग 18 के तत्वों में वान डेर वाल्स त्रिज्या पाया जाता है, इसके कारण इसका परमाणुक आकार क्या होता है, इसके कारण इसका परमाणुक आकार क्या होता है, इसका कारण इसका परमाणुक आकार बड़ा होता है। खत्म हुआ। और फिर छठा नंबर सवाल पूछता है कि आखिर जेनॉन ही रासायनिक यौगिक का क्यों निर्माण करता है और सबके साथ नहीं बना सकता है। ऐसे तो किसी से क्रिया करता नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि ऐसा तो हम किसी घर जाते नहीं कि मोदी जी बुला दे तो जाना पड़ेगा। तो भैया ऐसे जेनॉन किसी के साथ क्रिया नहीं करता है, लेकिन जो सबसे दादाजी पापा जी है हम लोग ना, फ्लोरीन ऑक्सीजन सबसे ताकतवर होता है, सबसे ज्यादा ताकतवर होता है फ्लोरीन, इसलिए कभी देखे होंगे HCF2 बनाता होता है। और जेनॉन जो होता है ना, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। ये रेडॉन जो है ना, ये रेडॉन ये रेडियो एक्टिव तत्व होता है, इसलिए हम लोग रेडॉन को नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो बोलेंगे किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है, आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल देंगे, उसका एनोड का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हम बोलेंगे कि वर्ग 18 के तत्वों में जेनॉन का अपेक्षाकृत सबसे अधिक नहीं होता है, अपेक्षाकृत परमाणुक आकार बड़ा होने एवं इसका एनोड का मान कम होने के कारण यह प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन एवं ऑक्सीजन के साथ आबंध बनाता है। ठीक बनू, यही आपका क्या होता है, जवाब है कि आखिर जेनॉन रासायनिक यौगिक का निर्माण क्यों करता है, क्योंकि इसका आकार बड़ा होता है और इसका एनोड का मान कम होता है, जिसके कारण यह प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ ही रासायनिक यौगिक का निर्माण कर पाता है। इस प्रकार से आप लोग का पी ब्लॉक टोटल समाप्त होता है। सो दैट्स ऑल, दिस क्लास इज ओवर।